नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी का डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं श्रेय पांडे, रायपुर ब्रांच से, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिर से कंपटीशन एकेडमी की हमारी छात्रावास अधीक्षक की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका दूसरा पार्ट। इसके पहले एग्जामिनेशन में हमने चर्चा की किस विषय पर। हमारे छात्रावास अधीक्षक एग्जामिनेशन में पहला जो टॉपिक था बहुत ही सामान्य था, कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कंप्यूटर के भाग, वहां से हमने अपनी चर्चा की थी। और आज जो चर्चा का विषय होने वाला है वो है कि प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर हम अपनी चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले की जो क्लास थी उसमें आप सभी ने कहा था कि प्रश्न बहुत ही सामान्य थे, तो भाई टॉपिक ही सामान्य था इसलिए प्रश्न बहुत सामान्य थे। अब जैसे ही टॉपिक बढ़ते जा रहा है तो लेवल भी क्या होगा, हमारा मॉडरेट होता जाएगा। और आज की क्लास में आप ये मान के चलिए आपको बहुत सारे नए प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। तो जो क्लास में एक ऑप्शन को मैं जब डिस्क्राइब करूंगा प्रश्न के ऑप्शन को, तो ये मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन के पीछे में आपके लगभग 400 फैक्ट्स तैयार होते आपको नजर आएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक आपको क्या है, बने रहना है। अगला जो हमारा टेस्ट होने वाला है वो इंटरनेट पर होने वाला है। तो देखिए, इंटरनेट का मतलब आ गया तो आप ये समझिएगा कि उसमें अपने नेटवर्किंग के टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कनेक्शन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वायरस, एंटीवायरस, ये सारे टॉपिक हमारे नेक्स्ट टेस्ट में होने वाले हैं। आप लोगों ने कहा कि जैसे कि वर्ड प्रोसेसर लिखा हुआ है, तो भाई वर्ड प्रोसेसर के अंदर में हमने क्या है कि पूरा समाहित कर लिया किसको, माइक्रोसॉफ्ट को, तो इसीलिए सारे प्रश्न आपको वहां से मिले हैं ना। तो चलिए चर्चा करते हैं और आज के प्रश्नों को हल करने का हम लोग प्रारंभ करते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वस्तुनिष्ठ सॉल्व पेपर छात्रावास अधीक्षक की ये अभी आपको आपके नज़दीकी बुक स्टॉल्स में अवेलेबल है। छात्रावास अधीक्षक की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इसमें विगत वर्षों में पूछे गए सारे प्रश्नों को टॉपिक वार आपके लिए दिया गया है, प्रॉपर व्याख्या के साथ भी कहीं कहीं पर भी दिया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। कितनी जगह से आप बुक से क्वेश्चन से खोज के पढ़ोगे। बाल विकास, बाल मनोविज्ञान और खेल से संबंधित पूरा एक अलग पोर्शन बनाया गया, उसके विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न सारे आपको इस किताब में मिल जाएंगे जी। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को लेते चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है यहां पर, निम्न कथनों को पढ़िए और विचार कीजिए। कथन 1, छोटे छोटे प्रोग्रामों को स्क्रिप्ट कहा जाता है। कथन 2, स्क्रिप्टिंग भाषाओं को कंपाइलर द्वारा कंपाइल किया जाता है। यहां पर आपके ऑप्शंस हैं, तो आपको करना क्या होगा, आप एक पेज ओपन कर लीजिए। पेज ओपन करने के बाद 1 से लेके 100 तक के जो प्रश्न है उसको आपने नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद यहां पर मैं आपको प्रश्न दूंगा और आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर लगाएंगे, और जैसे ही आप आंसर लगा लेंगे और मैं अपना यहां पर क्या फिर डिस्क्रिप्शन दूंगा, उस आधार पर आपका जो सही है उसे आप टिक कर लेंगे। और जब पूरा पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लास्ट में कमेंट में आपको कितने मार्क्स मिले, अपने नाम और अपना कमेंट में अपना नंबर लिख के कमेंट में आपको क्या करना है जी, डिस्प्ले करना है। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो एक पेन पेपर ओपन कर लीजिए और लाइन से उसे अब क्या करना है, आपको नोट करते जाना है। आपके जो आंसर आएंगे वो और मेरे आंसर के साथ आपको मैच करना है। तो प्रश्न यही था। ऑप्शन है आपको यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो बात करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम को स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो बिल्कुल छोटे छोटे प्रोग्राम को स्क्रिप्ट कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 प्रकार के, हमें 2-3 प्रकार के प्रोग्राम देखने को मिलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहला, अगर मैं बात करता हूं सामान्य ऑफलाइन प्रोग्राम लैंग्वेज, ऐसा प्रोग्राम जिससे आप ऑफलाइन एप्लीकेशन डेवलप करते हो, वो प्रोग्राम आ जाते हैं हमारे C++, CS, जावा। ये वो प्रोग्राम्स हैं जो कंपाइलर पर आधारित होते हैं, मतलब कि इन प्रोग्रामों को अनुवादित करने के लिए हमें कंपाइलर की आवश्यकता पड़ती है। वहीं पर दूसरा लैंग्वेज होता है हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होते हैं ये बहुत ही छोटे कोड होते हैं और इन लैंग्वेज को ऑनलाइन इन्वायरमेंट के प्रोग्राम्स को बनाया जाता है। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का काम क्या होता है, ये किसी मेन एप्लीकेशन का, कोई भी हमने एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है वेब में, उस एप्लीकेशन की सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, PHP, पर्ल और VB स्क्रिप्ट, ये जो है हमारे किस प्रकार के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आते हैं। और वहीं पर तीसरे प्रकार का जो लैंग्वेज होता है वो कहलाता है हमारा मार्कअप लैंग्वेज, और मार्कअप लैंग्वेज में आते हैं HTML, CSS और XML। ये मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है
वेब पेज की डिजाइनिंग करने के लिए, वेब पेज को सुंदर बनाने के लिए। तो जो मार्कअप लैंग्वेज है उसके अंदर में हमारी 3 लैंग्वेज आते हुए उनको दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर वही बात थी कि छोटे छोटे प्रोग्राम को स्क्रिप्ट कहा जाता है, तो हाँ ये कथन हमारा सही है। और दूसरा स्क्रिप्टिंग भाषाओं को कंपाइलर द्वारा कंपाइल किया जाता है, ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग भाषाओं को इंटरप्रेटर के द्वारा क्या किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है? ऑप्शन ए रूबी, ऑप्शन 2, अच्छा ये सर 1 2 दिया, 1 रूबी, 2 सी शार्प, 3 सी, 4 सी प्लस प्लस और 5 आपका VB.NET। आंसर दीजिए ऑप्शन के आधार पर, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन चलते हैं। आप यहां पर देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 प्रकार की होती है। पुराने समय में जब लैंग्वेज आया तो उसे हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते थे। फिर उसने अपना रूप बदला और हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ आगे बढ़े, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण लैंग्वेज सामने है हमारा C++। साथ ही साथ आपका जो रूबी है, सी हैज है और VB ने, ये 1 2 3 4 ये हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और वहीं पर जो हमारा C है, ये हमारा किस प्रकार का है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन समझिए। प्रश्न था कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, तो 1 2 3 4 तो है और वो C जो है ये नहीं है। ऑप्शन देखिए, तो पहले ऑप्शन में C 1 आ जा रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में भी 3 आ गया, ये भी कट हो गया। तीसरे ऑप्शन में भी 3 आ गया, ये भी कट हो गया। मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनके साथ में ये ऑप्शन समाहित किए गए हैं, इसी वजह से उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा उत्तर होगा। ठीक है, मतलब कि सब कुछ होने के बाद भी यहां पर उत्तर क्या आ गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या असत्य है? ठीक है, एक्सेल की वर्कशीट को मैनुअल स्प्रेडशीट कहा जाता है। एक्सेल कॉलम की अधिकतम चौड़ाई 256 हो सकती है। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए पॉज करके आंसर लगाइए आप। अब यहां पर देखते हैं कि एक्सेल की वर्कशीट की को मैनुअल स्प्रेडशीट कहा जाता है। सबसे पहले बात, एक्सेल की वर्कशीट को स्प्रेडशीट कहा जाता है, और वो स्प्रेडशीट किस प्रकार की होती है, तो होती है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ना कि मैनुअल स्प्रेडशीट। तो यहां पर जो हमारा ये वाला जो है, ये ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और वहीं पर एक्सेल कॉलम की अधिकतम चौड़ाई 256 हो सकती है, ये जो लिखा होगा, ये वाला जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि MS एक्सेल में जो हमारे रो और कॉलम बने होते हैं, उस कॉलम की जो अधिकतम विड्थ है वो 256 कैरेक्टर तक की हमारी क्या है, हो सकती है। ये तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा असत्य है, तो पहला ए वाला जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पढ़िए, डिफॉल्ट वर्कबुक का लेबल एक्सेल वर्कशीट में क्या होता है? डिफॉल्ट वर्कबुक का लेबल एक्सेल शीट में क्या होता है? तो बात आ जाती है यहां पर लेबल की। तो लेबल का मतलब ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो आप लोग अपना आंसर टिक कर लीजिए, ठीक है। अब इस पर मैं डिस्क्राइब करता हूं। लिखा हुआ डॉक्यूमेंट 1, शीट 1, बुक 1 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुक 1। कैसे बुक 1 होगा? MS एक्सेल देखते हैं। MS एक्सेल के जो टॉप में उसका लेबल लिखा होता है, उसका नाम लिखा होता है, और वही नाम कहलाता है लेबल। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बुक 1। हो सकता है आपको स्क्रीन में यूट्यूब में ना दिख रहा हो, तो उसको जूम करेंगे अपने वीडियो को तो आपको दिख जाएगा, यहां पर लिखा हुआ है बुक 1। और वहीं पर जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपका यहां पर शीट, तो शीट का कहने का यह मतलब है शीट 1, आपको यहां पर शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिख रहा है। ये शीट का नाम है और ये होल एप्लीकेशन का नाम है, जो कि आपको लेबल में दिख रहा है, वही आपका बुक 1 बाय डिफॉल्ट बुक 1 होता है। क्लियर? तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा बुक 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन छांटिए। असत्य कथन छांटना है, 4 है, 1 असत्य है, 3 सत्य है। पहली बात, आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषा प्रोसीजरल ओरिएंटेड भाषा पर आधारित है। क्या यह कथन सत्य होगा? दूसरा, एल्गोल के सुपरसेट के रूप में स्मॉल टॉक पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है।
तीसरा, प्रथम पूर्ण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा सिम्युला है और उपरोक्त सभी। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं, यहां पर आप लोग पहले अपना आंसर टिक कर लीजिए। अब चर्चा करते हैं कि आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषा प्रोसीजर ओरिएंटेड भाषा पर आधारित है। ये कथन बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि आज की जो भाषा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आधारित है, तो पहला कथन हो जाता है हमारा गलत। दूसरा कथन, एल्गोल के सुपरसेट के रूप में स्मॉल टॉक पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा थी और प्रथम पूर्ण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा सिम्युला थी। दोनों कथन कुछ हद तक सही है, बस करना यह है कि स्मॉल टॉक को ले आना है सिम्युला के पास और सिम्युला को ले आना है स्मॉल टॉक के पास, और दोनों कथन हो जा रहे हैं हमारे गलत, क्योंकि एल्गोल के सुपरसेट के रूप में सिम्युला पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है और प्रथम पूर्ण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा हमारी कहलाएगी स्मॉल टॉक। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर, कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन बताना था, उपरोक्त सभी असत्य है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपको व्यापम में मिलते हैं, जहां पर सारे ऑप्शन आपके गलत होते हैं और आपको सिस्टमेटिक सही आंसर का चयन करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी क्या है, आपको तैयार रहना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन में बनाई गई स्लाइड्स के छोटे रूप में एक कागज पर प्रिंट लिए जाते हैं, यह ऑप्शन कहलाता है पेपर प्रिंट आउट ऑफ स्लाइड, ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन, हैंड आउट, 35 mm स्लाइड। अपना आंसर टिक करें। चलिए अब मैं बताता हूं इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा हैंड आउट। हैंड आउट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के द्वारा दी गई वो फैसिलिटी है जिसमें आप सारे स्लाइड को एक ही जगह पर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर पाएंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जैसे ही आप जाएंगे, यहां पर जाने के बाद अब यहां पर एक स्लाइड है, अब मुझे बहुत सारी स्लाइड्स देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं नए स्लाइड्स और आपके पास यहां पर लेता हूं, और नए स्लाइड लेने के लिए मैं एक शॉर्टकट की यूज करूंगा, कंट्रोल M। जैसे ही कंट्रोल M मैं प्रेस करूंगा, मुझे यहां पर स्लाइड्स मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो एक ये भी नोट कर लेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नए स्लाइड प्राप्त करने के लिए जो शॉर्टकट की होगा कंट्रोल M होगा, पर वहीं पर वर्कबुक के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में नई फाइल प्राप्त करने के लिए आप कंट्रोल N करते हैं, M नहीं करते हैं। ठीक है, अब हैंड्स अप आपको जाना होगा व्यू में। आप व्यू में जैसे ही जाएंगे आपको मिलेगा हैंड आउट मास्टर। जिनको नहीं दिख रहा होगा वो वीडियो को जूम करेंगे, उसके बाद देखेंगे। हैंड आउट मास्टर को जैसे आप क्लिक करेंगे, यहां पर आपको वो ऑप्शन मिलेगा, और जैसे ही वो ऑप्शन मिलेगा उसमें आप हैंड आउट का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, और स्लाइड पर पेजेस। एक पेज में कितनी स्लाइड्स आपको दिखनी है वो आप देख पाएंगे। मैं यहां पर सेलेक्ट करता हूं 9 स्लाइड, और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लाइड आप यहां पर देख पा रहे हैं। हो सकता है स्क्रीन में ब्राइटनेस अधिक होने के कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अब आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 जो है हमारे, मैंने यहां पर सेलेक्ट किया, तो यही कहलाता है हमारा हैंड आउट फैसिलिटी। और हैंड आउट फैसिलिटी के माध्यम से हम इन चीजों को प्रॉपर कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको प्रिंट निकलवा लो, तो सारे स्लाइड आपको एक साथ आपके हाथ में प्रिंट हुए मिल जाएंगे जी। चलिए, तो प्रश्न यहां पर उत्तर क्या हो गया हमारा, हैंड्स आउट। अब अगला चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सत्य कथन छांटिए। कट या कॉपी करने के पश्चात ऑब्जेक्ट रैम में अस्थायी रूप से स्टोर होते हैं, क्या यह सही है या गलत है। कट या कॉपी किया गया डेटा कैश मेमोरी में स्टोर होता है। तीसरा, कट या कॉपी करने के बाद ऑब्जेक्ट कुकी फाइल्स के रूप में सेव किए जाते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर आपको अपना आंसर लगाना है टिक। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है ना। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने यहां पर एक डॉक्यूमेंट वर्ड में ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब इस वर्ड के डॉक्यूमेंट के किसी भी एक चीज को मैं सेलेक्ट करता हूं। यहां पर लिखा प्लान मूवमेंट लिखा हुआ है, ये लाइन मैंने सेलेक्ट की, कर ली मैंने सेलेक्ट करने के बाद मैं यहां पर जाता हूं और मैं करता हूं, आपको देखना है ये वाला कॉर्नर, आपको ध्यान रखना है इस वाले कॉर्नर में। कंट्रोल एक्स करता हूं। जैसे मैंने कंट्रोल एक्स किया, देखो ये कॉर्नर नीचे हुआ, प्लान मूवमेंट ऑफ्टन कॉल्ड मैकेनिकल सिस्टम, ये यहां पर आ गया। कहने का क्या मतलब,
जो भी मैंने कॉपी किया वो कट किया या कॉपी किया वो कहां चला गया, कंप्यूटर के एक पार्ट में चला गया, एक लोकेशन में चला गया और उसे हम लोग कहते हैं इस एप्लीकेशन में चला गया। इस एप्लीकेशन को कहते हैं हम लोग क्लिप बोर्ड। क्या कहते हैं? क्लिप बोर्ड। ध्यान रखेंगे। तो कट या कॉपी किया हुआ जो भी हमारा डॉक्यूमेंट रहता है वो कहां जाता है? स्टोर होता है क्लिप बोर्ड में। तो वहां पर दिए गए सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं, उत्तर था यहां पर क्लिप बोर्ड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हमारा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, ये सिमुला के विषय में जानकारी है कि 1967 में ये लॉन्च किया गया था, है ना। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। फॉर्मूला मतलब MS एक्सेल में पहुंच गए हम लोग। फॉर्मूला B5 एंड D7 में एंड है, रेफरेंस ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, तुलनात्मक ऑपरेटर और टेक्स्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर शब्द आया मतलब समझ जाओ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात हो रही है। अब यहां पर जो B5 और D6 लिखा है समझ लो वो शेल का एड्रेस है आपका, और ये जो बीच में जो ऑपरेटर बना हुआ है इस निशान को बोलते हैं हम लोग एम्परसेंट का निशान। क्या निशान बोलते हैं? एम्परसेंट का निशान। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि ये कौन सा ऑपरेटर है। पहले आप अपना आंसर टिक करें, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, टेक्स्ट ऑपरेटर। तो इसके पहले आपको सारे ऑपरेटर समझने पड़ेंगे। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करते हैं तो वहां पर ऑपरेटर हमें 4 प्रकार के मिलते हैं। पहला ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर जो प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल ये सारे फंक्शंस को क्या करता है? संचालित करता है। वहीं पर दूसरा आता है कंपैरिजन ऑपरेशन जिसके अंदर में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस प्रकार की चीजों को हम क्या करते हैं? ऑपरेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर आता है टेक्स्ट कंकाटिनेशन या टेक्स्ट कनेक्शन ऑपरेटर्स। इसके अंदर आता है हमारा एम्परसेंट। ये क्या करता है? दो अलग अलग कोई भी हमारे शब्द हैं उन शब्दों को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि मैं कॉमा के अंदर में लिखूं यस और एम्परसेंट का निशान लगा दूं और कॉमा के अंदर में नो लिखूं तो ये यस और नो को क्या कर देगा? कनेक्ट करने का काम करेगा। जहां पर भी हम इस तरीके से यूज करेंगे। और अंतिम ऑपरेटर होता है रेफरेंस ऑपरेटर। तो ये 4 ऑपरेटर है। तो पहले तो ये नाम याद रखेंगे आप कि यहाँ पर 4 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, टेक्स्ट कंकाटिनेशन ऑपरेटर और रेफरेंस ऑपरेटर। और रेफरेंस ऑपरेटर में आते हैं हमारा कोलोन का निशान, कॉमा का निशान। अब जैसे कि कोलोन का निशान यहाँ पर दिख रहा है इसको बोलते हैं लोग रेंज ऑपरेटर। जैसे भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला के लिखने की शुरुआत आप इक्वल्स टू के निशान से करते हैं। फिर आप फॉर्मूला का नाम लिखते हैं। मैंने सम फॉर्मूला लिखा, फिर मैंने पैरेंथेसिस लगाया। पैरेंथेसिस लगाने के बाद आप शेल का रेंज लिखते हैं। मान लेता हूं मैं सेल A1 से लेकर सेल A5 तक के जो भी हमारे शेल का रेंज है इसको मैं जोड़ना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? A1 से A5 लिखूंगा और इसके बीच में लगा दूंगा कोलोन, और ये कोलोन ही हमारा रेंज ऑपरेटर है, याद रखना। तो इस प्रकार से ऑपरेटर हमारे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट ऑपरेटर। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, डिफॉल्ट रूप से नंबरों का अलाइनमेंट होता है राइट, सेंटर, जस्टिफाई, लेफ्ट। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है किसकी? पता है? MS एक्सेल की। MS एक्सेल की जब बात कर रहे हैं, मैं MS एक्सेल में जाता हूं और जाने के बाद आपको मैं दिखाता हूं। पहले तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। ठीक है, मैंने यहां पर एक सेल सेलेक्ट किया। अब मैं इसके अंदर में एक नंबर लिखता हूं 56। 56 किधर लिखा दिख रहा है आपको? अभी लेफ्ट में लिखा दिख रहा है, परंतु जैसे ही मैं इसे चेंज करूंगा वो कहां चला जाएगा? राइट में। मतलब कि क्या कि इसका अलाइनमेंट कहां होता है? राइट साइड होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा यहां पर कि बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट किस साइड होता है? ऑप्शन ए, राइट साइड होता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संदेश एवं प्रॉम्प्ट किस टूल बार पर प्रदर्शित होते हैं? ठीक है, फॉर्मूला बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, इनमें से कोई नहीं। कोई भी चीज जो प्रॉम्प्ट हो रही है वो आपको किसी प्रॉम्प्ट होना मतलब ऊपर से बाहर से आ जाना, वो आपको कहां पर दिखेगा? या फिर कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आ रहे हैं वो कहां पर आएंगे? ठीक है, तो फॉर्मूला बार दिख रहा है तो MS एक्सेल में चलते हैं। जैसे मैं MS एक्सेल में पहुंचा तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि सबसे पहले तो ये है हमारा ऑप्शन। पहले एक बार आप देख लो, टाइटल बार था ना ऑप्शन में, टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मूला बार। ठीक, ये कहलाया टाइटल बार।
इसमें किसी भी प्रकार का संदेश नहीं दिखेगा, कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं होगा आपको। दूसरा हो गया, सॉरी MS एक्सेल खोलना, यहाँ पर है ये टाइटल बार और ये है हमारा क्या, फॉर्मूला बार। यहाँ पर भी कोई मैसेज आपको शो नहीं होगा। और ये है मेन्यू बार, यहाँ पर भी कोई मैसेज शो नहीं होगा। आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, और जो चीजें हमें प्रॉम्प्ट शो होंगी वो हमें स्टेटस बार में शो होंगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ शो होगा, तो स्टेटस बार में शो होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि आपके पास 100 पेज है, 100 पेज का एक डॉक्यूमेंट है और आप 87वें नंबर के पेज पर स्थित हैं, तो पहले पेज पर जाने के लिए निम्न में से कौन सा टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और आंसर करिए। होम बटन दबाएंगे, पेज अप बटन दबाएंगे, कंट्रोल प्लस पेज अप बटन दबाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, पहले टिक करिए अपना आंसर। अब मैं डिस्क्रिप्शन देता हूं आपको इसका। सबसे पहले मैं बात कर रहे हैं कि 100 पेज हैं, उसमें से आप 78 नंबर के पेज पर हो, आपको टॉप पेज में जाना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करो। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया और ओपन करने के बाद मैं अभी यहां पर हूं। ध्यान से देखेंगे कि स्लाइड को थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि आपको और अच्छे से स्क्रीन में दिख पाए। मैं किसी लाइन के बीच में हूं, दे केन के पास। देखिए यहां पर मेरा कर्सर है, ब्लिंक कर रहा है। अब मैं होम बटन दबाता हूं। जैसे मैंने होम बटन दबाया, मैं कहां पहुंच गया, उसी लाइन के प्रारंभ में। तो होम बटन दबाने से आप उसी लाइन के प्रारंभ में पहुंच जाते हो। अब उसके बाद अब मैं अपने कर्सर को थोड़ा अब ये मेरे पास बहुत सारे पेजेस दिख रहे हैं। अब आप लोग क्लियर देख नहीं पाएंगे, देख पाएंगे थोड़ा जूम करके देख पाएंगे। अगर मैं यहां पर पीछे हूं, कहीं पर भी पेज के कहीं पर भी हूं, इस पेज के बीचों बीच में हूं और मैं दबाता हूं कंट्रोल के साथ पेज अप, तो जैसे मैं कंट्रोल के साथ पेज अप दबाऊंगा ना, तो वो कर्सर मेरा इस पेज के टॉप में पहुंच जाएगा। इस पेज के टॉप में, मतलब कंट्रोल पे पेज अप दबाते साथ आप दूसरे पेज के टॉप में पहुंच जाते हैं। तो प्रश्न पूछा था कि सबसे टॉप में जाने के लिए आप क्या करेंगे। तो अब डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी हैं, आप कंट्रोल के साथ होम दबाइए और आप पहुंच जाओगे टॉप में। यहां पर आपका कर्सर आ चुका है पूरे डॉक्यूमेंट के टॉप में। तो उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा, ना तो होम बटन, ना ही पेज अप बटन, ना ही कंट्रोल बटन, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा कंट्रोल प्लस होम। डन। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। टेक्स्ट को अपर केस में बदलने हेतु कंट्रोल शिफ्ट ए, पैराग्राफ को डबल लाइन स्पेस के लिए कंट्रोल प्लस 2, बुलेट्स और नंबर के लिए कंट्रोल प्लस ओ प्लस एन, टेक्स्ट के आकार को बड़ा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। ठीक है, आंसर करिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसका उत्तर होने वाला है आपका सी, बुलेट्स एंड नंबर के लिए कंट्रोल प्लस ओ प्लस एन। ये हमारा गलत है, बाकी सारे जो ऑप्शन है हमारे सही है। मैं करके दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले बात क्या थी, पहला क्या था जी, कंट्रोल शिफ्ट ए। तो कंट्रोल शिफ्ट ए, मैं यहां पर ये एक लाइन मैंने सेलेक्ट की हुई है और मैं दबाता हूं कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट ए। जैसे ही मैं दबाया तो ये जो जितने भी स्मॉल लेटर थे वो किस में कन्वर्ट हो जाए, देखिए हमारे अपर केस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, हो रहे हैं अपर केस में। तो ये हमारा सिस्टमेटिक है। कंट्रोल शिफ्ट ए से हम किसी भी लोअर केस लेटर को अपर केस लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल प्लस 2 प्रेस करता हूं, मैं कहीं पर भी हूं और मैंने कंट्रोल प्लस 2 प्रेस किया तो देखिए लाइन के बीच में डबल स्पेस आ गया। तो ये डबल स्पेस के लिए हमारा शॉर्टकट की था। कंट्रोल प्लस जेड करता हूं, मैं वापस आ जाता हूं। फिर आ जाता है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन जैसे ही दबा रहा हूं तो देखिए मशीन इज फिजिकल का साइज बड़ा होते जा रहा है। मतलब मैंने फॉन्ट के साइज को क्या किया, यहां पर इंक्रीज किया और फिर से मैं डिक्रीज कर लेता हूं। मतलब कि मेरे तीनों ऑप्शन वहां पर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और एक ऑप्शन जो मेरा वर्क नहीं कर रहा था वो कौन सा है हमारा, ये करके ही नहीं देखा हमने। परंतु इसको अगर ये भी वर्क करेगा, आल्ट प्लस ओ ना हो कि अगर ये 0 हो, आल्ट 0 प्लस एन यू हो, तब फिर आप बुलेट एंड नंबर को प्रॉपर क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे। ठीक है, तो ये भी नोट कर लेंगे आप। चलिए, तो ये हो गया क्या हमारा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये ऑपरेटर्स के विषय में चर्चा की हमने। चलिए अगला प्रश्न, ये तो हो चुका है हमारा। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, MS एक्सेल के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए, विचार कर बताइए कि कौन सा कथन सत्य है।
कथन एक, एक्सेल की अधिकतम 256 वर्कशीट होती है। दूसरा, वर्कशीट का नाम अधिकतम 32 अक्षरों का हो सकता है। और यहां पर आपके कथन दिए हुए हैं, अपना आंसर करिए पढ़ के, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो जो एक्सेल में अधिकतम 256 नहीं हो सकते वर्कशीट की संख्या, ये होगी हमारी 255। ठीक, अगर बोल रहे हैं कि वर्कशीट का नाम अधिकतम कितने डिजिट का हो सकता है, तो ये भी 32 नहीं होगा, ये मैक्सिमम एट मैक्स जाएगा 31 अक्षर तक, 255 और 31। ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, कथन 1 और कथन 2 असत्य है। ठीक है, बहुत बारीक सा अंतर था यहां पर, स्टूडेंट से बिल्कुल गड़बड़ी होगी यहां पर। आप मेरे से पूछोगे कि सर ये सब डेटा आप कहां से लाते हो, आपको कहां से पता चलता है, तो इसका मैं देखिए बुक में जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं वो बुक में दी हुई हैं, परंतु उसके अलावा भी आपको अगर पीएचडी करना है और दुनिया भर का सारा चीज जानना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट्स पे। आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल साइट में जाइए और वहां पर प्रॉपर आपको चीजें पता चल जाएंगी, कौन सा मतलब किसकी लेंथ कितनी है, क्या है, वो एक ऑथेंटिक डेटा रहेगा, उसके ऊपर आप दावा आपत्ति भी कर सकते हो जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के संबंध में सही कथन है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहा जाता है, क्या पता। इसे सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर कहते हैं, नहीं पता। इसे बाई डायरेक्शनल प्रिंटर भी कहते हैं, ये भी नहीं पता। इनमें से कोई नहीं है, ये पता है। ठीक है, तो यहां पर करना क्या है, तो सबसे पहली बात आती है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, पहले टिक लगा लो आप लोग अपना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहा जाता है। लेटर क्वालिटी प्रिंटर नहीं कहा जाता क्योंकि ये बहुत ही खराब क्वालिटी की प्रिंटिंग प्रोवाइड करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो लेटर क्वालिटी प्रिंटिंग में एक प्रिंटर आता है हमारा डेजी विल प्रिंटर। अब ये डेजी विल प्रिंटर जो आता है, ये सॉलिड फॉन्ट कैरेक्टर का प्रयोग करता है, ठोस मुद्रा अक्षर का प्रयोग करता है, ये एक विल का प्रयोग करता है, इंक रिबन और पेपर का प्रयोग करता है, हैमर का प्रयोग करता है और स्ट्राइक करके छापता है, इसलिए एक इंपैक्ट प्रिंटर है, लेटर क्वालिटी की प्रिंटिंग प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर भी कहा जाता है डेजी विल प्रिंटर को। ठीक है, अब आ जाती है, इसे बाई डायरेक्शनल प्रिंटर भी कहा जाता है, मतलब डॉट मैट्रिक्स को। ये हमारा सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट करने के लिए पेपर का प्रयोग करता है, पेपर के साथ साथ एक इंक रिबन का भी प्रयोग करता है। इसके ऊपर उसका प्रिंट हेड रहता है, उसका जो प्रिंट हेड जो रहता है वो पिन के मैट्रिक्स से बना होता है। जो अक्षर हमें छापना होता है वो पिन जो है बाहर निकल के हैमर में स्ट्राइक करके उन अक्षरों को छाप देती है। अब एक बात आती है कि जब प्रिंट का हेड जो रहता है वो एक साइड मूव करते हुए जाता है प्रिंट करते हुए, फिर वहां पर जाने के बाद वापस फिर से दूसरी तरफ वो आता है और फिर से उधर जाता है, मतलब उसकी गति एक तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर तीसरी तरफ, फिर इस तरीके से वो कंटिन्यू गति करता है। इसीलिए हम इसको बाई डायरेक्शनल प्रिंटर कहते हैं। और इंक जेट भी इसी तरीके से गति करता है, तो इंक जेट भी हमारा बाई डायरेक्शनल प्रिंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रश्न हमने देख लिए, यहाँ पर इस स्लाइड में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक के लिए शॉर्टकट की है। शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7, Alt प्लस F7, इनमें से कोई नहीं, अपना आंसर टिक करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूं, आपके सामने ही करके मैं दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, यहां पर मैंने सेलेक्ट किया पहले ना कंट्रोल A करके, थोड़े फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर लेता हूं ताकि कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। यहां पर मैंने एक मशीन को सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं दबाता हूं शिफ्ट प्लस F7, जो हमारा पहला ऑप्शन था, यही है ना पहला ऑप्शन, क्या है जी, शिफ्ट प्लस F7। देखिएगा शिफ्ट प्लस F7 दबाते ही क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, उस कॉर्नर पे ध्यान दीजिएगा। शिफ्ट प्लस F7 प्रेस, जैसे ही मैंने प्रेस किया यहां पर कुछ ओपन हुआ और यहां पर लिखा हुआ है थिसॉरस। यही क्वेश्चन अभी हाल ही में 2023 के किसी एग्जामिनेशन में, व्यापम के एग्जामिनेशन पूछा गया था थिसॉरस टूल के विषय में। आई थिंक ऐसा ही के एग्जामिनेशन में पूछा गया था थिसॉरस टूल क्या होता है। तो ध्यान देंगे, थिसॉरस टूल वो टूल होता है जो कि किसी भी शब्द जो आपने सेलेक्ट किया है उसके सिनोनिम्स को बताएगा, उसके समानार्थी शब्द, उसके पर्यायवाची शब्दों के विषय में बताएगा। तो देखो मशीन को और क्या क्या कह सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ मैकेनिज्म, इंजन, अपीयरेंस, एपीचर, तो ऐसे डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट, जो जो शब्द उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं वो सारे चीज आपको यहाँ पर लिखे हुए मिल जाते हैं।
तो ये हो गया। तो पहला ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया जी, वहां पर से कट हो गया। तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, थिसॉरस टूल। ध्यान देंगे, शिफ्ट प्लस F7 फॉर थिसॉरस टूल नोट कर लेंगे, किताबों में नहीं मिलेगा ये सब चीजें जो भी क्लासेस में चल रही हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरा ऑप्शन की तरफ। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा कोई काम नहीं करेगा, तीसरा ऑप्शन भी कोई काम नहीं करेगा। तो काम क्या करेगा, हम दबाएंगे F7 और F7 के साथ हमारा क्या हो जाएगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ओपन हो जाएगा। तो यहां पर जो था हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा, तो सही उत्तर होगा F7। नोट कर लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं जी, इसलिए स्पीड में करा रहा हूं, जल्दी जल्दी करा रहा हूं। आप लोग को भी वैसे भी तो इंटू 2 मार मार के देखते रहते हो, तो मैं पूरा इंटू 2 में ही पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि आपको इंटू 2 मारना मत पड़े करके, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक लाल रंग, ग्रामर मिस्टेक नीला रंग। अब यहां पर आपके कथन दिए हुए, इन कथनों पर विचार करके अपना आंसर टिक करिए, ठीक है। चलिए, अब स्पेलिंग अगर आप मिस्टेक करते हैं तो लाल रंग है, ये तो एकदम सही है। पर ग्रामर मिस्टेक करने पे नीला रंग जो है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि नीला रंग किसका होता है, हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक का रंग होता है नीला रंग। तो आप पूछोगे कि ग्रामर मिस्टेक करने पर कौन सा कलर होता है, तो ग्रामर मिस्टेक करने पर हमारा आ जाएगा कौन सा कलर, हरा रंग, ठीक है। इन तीनों रंग के विषय में ध्यान दे देंगे और यहां पर से समझ लेंगे। अब बात करते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। तो कथन एक सत्य है और 2 असत्य है, उत्तर हो जाएगा हमारा बी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेटवर्किंग टूल और इंटरनेट का प्रयोग करने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन कीजिए। विंडो 98, विंडो XP, विंडो 7, इनमें से कौन सा है। तो ध्यान देंगे, ये तीनों के तीनों में हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं। तो ऑप्शन केवल 1, केवल 2, केवल 2 और 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस हिसाब से उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर तो है पर ऑप्शन के हिसाब से सिस्टमेटिक सेट नहीं हो पा रहे हैं, दैट्स वाई उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं को आपको आंसर के रूप में लेना पड़ेगा। क्योंकि केवल 1 ही ले लेंगे तो 2 बुरा मान जाएगा, 2 और 3 ले लेंगे तो 1 बुरा मान जाएगा, और 3 आंसर आप ले नहीं सकते, 1 लेना है आपको। क्योंकि केवल 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 लिखा हुआ है, अगर ये केवल हट जाता है यहां से तो फिर ये प्रश्न विलोपित करने योग्य हो जाता, परंतु अभी में केवल केवल लिखा हुआ है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं को उत्तर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। विंडोज का एक ऐसा प्रोग्राम जहां डिलीट की गई सभी फाइलें और फोल्डर संग्रहित की जाती हैं। ऑप्शन ए डिलीट, ऑप्शन बी रीस्टोर, ऑप्शन सी फॉर्मेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही सामान्य सा आंसर है, अपना आंसर दीजिए। तो फिर से वही आंसर आ रहा है यहां पर, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर हो जाएगा क्या हमारा, रिसाइकल बीन। रिसाइकल बीन वो सेक्शन है, वो प्रोग्राम है जो कि हमारे मेमोरी का ही पार्ट होता है, जहां पर हम डेटा डिलीट करने के बाद स्टोर करके रखते हैं और प्राप्त करने के लिए हम रीस्टोर का प्रोसेस कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी डिस्क के ऊपर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब हम GUI का प्रयोग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर जो शब्द हम फोल्डर के लिए यूज करते हैं, फोल्डर, उसी फोल्डर को डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस में क्या कहा जाता है, डॉस में उसे ही क्या कहा जाता है, डायरेक्टरी कहा जाता है। मतलब फोल्डर और डायरेक्टरी सेम है। आपने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर में 2-3 फोल्डर और बनाए, तो मेन फोल्डर को आपने मेन फोल्डर कहा, अंदर के फोल्डर को सब फोल्डर कहा। वैसे ही जो मुख्य डायरेक्टरी के अंदर अन्य डायरेक्टरी बनी होती है, तो मुख्य डायरेक्टरी को कहा जाता है रूट डायरेक्टरी, और उसके अंदर के बनी सब डायरेक्टरी, उसको अंदर की डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी या चाइल्ड डायरेक्टरी कहा जाता है। क्लियर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रूट डायरेक्टरी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए जी। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। कुछ प्रश्न थोड़े ट्रिकी हैं, कुछ प्रश्न बड़े सामान्य हैं, परंतु जो ऑप्शन है वो आपके लिए कठिन कर दिया जा रहा है, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं, बहुत सारे का उत्तर हमने सेट किया हुआ है इसमें। निम्न में से क्या आपके कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए अनिवार्य नहीं है। ये 4 चीजें, इसमें से एक चीज अनिवार्य नहीं है। पढ़ लीजिए और बताइए। सभी खुली फाइलों को बंद करें, सभी रनिंग एप्लीकेशन को बंद करें, मॉनिटर को स्विच ऑफ कर दें, इनमें से कोई नहीं।
तो सीधी सी बात है भाई, आप अपना कंप्यूटर बंद करना है तो सिस्टमेटिक जो भी फाइल्स चल रही है ना उसको आप प्रेम से बंद करो और उसके बाद बंद करो। तो सीधी सी बात है, पहला अनिवार्य है, बंद करना चाहिए, सभी रनिंग एप्लीकेशन को भी बंद करना चाहिए, पर मॉनिटर को स्विच ऑफ कर दे ये इसकी अनिवार्यता नहीं है हमारे पास। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि मॉनिटर को स्विच ऑफ कर दे, इसकी अनिवार्यता नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? आउटलुक, ओपन वर्ड, के वर्ड, वर्डपेड। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन के आधार पर आप अपना आंसर टिक करें। आखिरी में सभी को कमेंट में जो भी अगर इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं वो लास्ट में कमेंट में अपना नंबर लिख के जरूर बताएंगे और ईमानदारी से सॉल्व करना है ना जी, ठीक है। चलिए देखिए, टेस्ट सीरीज आप दे नहीं पा रहे हो, पर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर आपके घर तक तो पहुंच रहे हैं ना। 2 घंटे का समय वैसे भी आपको टेस्ट देने के लिए मिलता है और उसी बीच में आपको उससे भी कम समय में ये पेपर आपका डन करवा रहा हूं, वो भी समझा के डन करवा रहा हूं, इसलिए ये ज्यादा अच्छा है। चलिए, तो उत्तर क्या होगा इसमें से? आउटलुक तो बिल्कुल भी, आउटलुक जो है वो बिल्कुल भी हमारा क्या नहीं है, ये हमारा क्या नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। ये क्या है? मेल एंड मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है। वहीं पर ओपन वर्ड भी हमारा नहीं है, 2 बात आ जाता है। के वर्ड और वर्डपेड, वर्डपेड माइक्रोसॉफ्ट एमएस विंडोज का है, ठीक है, और के वर्ड यूनिक्स का क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहां से 2 कहानी पता चली कि वर्डपेड माइक्रोसॉफ्ट विंडो का है और दूसरा के वर्ड जो है वो यूनिक्स पे यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, डेस्कटॉप पर उपस्थित चित्रित इकाइयां जो किसी प्रोग्राम या फाइल्स को प्रदर्शित करती हैं क्या कहलाती है? निहायत ही सरल प्रश्न है। फोल्डर, डेस्कटॉप, स्क्रीन, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अपना आंसर करिए, फिर मैं अपना आंसर बताता हूं। तो मेरा आंसर है यहां पर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या कहा जाता है इन्हें? आइकन कहा जाता है, ना ही फोल्डर, ना ही डेस्कटॉप, ना ही स्क्रीन। छोटे चित्रित इकाइयां जिसमें प्रोग्राम या फाइल प्रदर्शित होती है, छोटी छोटी दिखते रहती है, वो हम आइकन कहते हैं, सिंपल बात, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रिंटर की क्वालिटी, प्रिंटर की क्वालिटी को निम्न में से किस में मापा जाता है? ऑप्शन है पीपीएम, पीओएसटी, पोस्ट, डॉट, पिच और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आंसर दीजिए अपना। तो यहां पर क्या होगा? हमारा आंसर होगा प्रिंटर की क्वालिटी को किन में मापा जाता है? पहले पीपीएम क्या है? पेज पर मिनट, इसकी गति होती है ये। पेज प्रिंटर की गति मापने के लिए पीपीएम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर आता है पोस्ट, पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्रिया कब होती है? जब बूटिंग प्रोसेस चल रहा होता है, बायोस प्रोग्राम रन होता है और बायोस फिर बूटिंग का पोस्ट की क्रिया करता है, फिर जो हमारा लोडर रहता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाकर कहां? रैम में जाके लोड करता है, ठीक है। वो एक प्रोसेस। अब आ जाती है बात यहां पर किसकी? डॉट पिच की। ये डॉट पिच क्या होता है, ठीक है। तो डॉट पिच को मतलब समझाना चाहूंगा आपको। डॉट पिच होता है कि डॉट पिच इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पिक्सल्स फॉर अ कलर डिस्प्ले। अगर मैं कलर डिस्प्ले की बात करता हूं, वीडियो की क्वालिटी की बात करता हूं, तो वीडियो की क्वालिटी में 2 आपके पिक्सल जो रहते हैं, 2 पिक्सल है, मान लेते हैं ये 1 पिक्सल है, ये दूसरा पिक्सल है। इन दोनों पिक्सल्स के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉट पिच। डॉट पर इंच नहीं बोलते, डॉट पिच बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना कि डॉट पिच क्या होता है, मैंने आपको यहां पर अभी बताया। तो उस आधार पर इसका उत्तर क्या होगा? प्रिंटर की क्वालिटी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रिंटर की क्वालिटी किससे मापते हैं? DPI, मतलब कि डॉट प्रति इंच से मापी जाती है और इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। आधे से ज्यादा स्टूडेंट डॉट पिच लगाकर इसको आगे बढ़े होंगे, ठीक है, पर यहां पर इसीलिए इसको समाहित किया गया था ताकि इन दोनों के बीच के अंतर को समझाया जा सके, ठीक है। और वो जो पिक्सल क्या होता है? तो कोई भी वीडियो जो रहता है वो छोटे छोटे चमकदार हमारे बिंदुओं से बना होता है, उन बिंदुओं को क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। और यही पिक्सल के बीच की जो दूरी रहती है 2 पिक्सल के, उसे हम लोग डॉट पिच कहते हैं, ठीक है। चलिए, किसी हार्ड डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में बांटने की प्रक्रिया को निम्न में से किस प्रकार के प्रोग्राम से संपन्न किया जाता है? फाइल मैनेजर, डिस्क मैनेजर, फॉर्मेटिंग, अलॉटिंग। तो यहां पर सीधी सी बात है, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में बांटना
ये हमारा क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। फॉर्मेटिंग का ये उत्तर होगा हमारा। फॉर्मेटिंग को कभी भी ये मत समझना डेटा को डिलीट करने को हम फॉर्मेट कहते हैं। फॉर्मेट का मतलब होता है हार्ड डिस्क को उपयोग करने लायक बनाना। जब भी नए कंप्यूटर में हम नया कंप्यूटर लेकर आते हैं तो हार्ड डिस्क के ट्रैक्स और सेक्टर्स की जांच करते हैं और एक नया फाइल एलोकेशन टेबल बनाते हैं और उस आधार पर हमारा सिस्टम फॉर्मेट माना जाता है। उसको पार्टीशन करके हम नया यूज करते हैं। अब उसको यूज करने के बाद कभी फिर फॉर्मेट करना है, तो जब फॉर्मेट कर रहे होते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, जो पुराना फाइल एलोकेशन टेबल बना है उसे डिलीट करते हैं और नया फाइल एलोकेशन टेबल बना देते हैं हार्ड डिस्क के साथ में, और वही क्रिया क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो बिल्कुल ले लीजिए। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये डॉट पीच भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या सही है। दो कथन लिखे हैं। पहला, यूजर के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर का चुनाव करता है, और कथन 2 है डेटा क्लासिफिकेशन में सहायक होता है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं 4, सही ऑप्शन का टिक करें। चलिए देखिए, यूजर के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर का चयन करता है, ये बिल्कुल करता है। आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो ओपन होकर दिखता है कि स्क्रीन दिखता है, उसमें कुछ आइकन होते हैं। आप डबल क्लिक करके किसी एप्लीकेशन को खोलते हो तो उसके सारे प्रोसेस को कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाता है। दूसरा, डेटा क्लासिफिकेशन में सहायता करता है, तो ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। डेटा को क्लासिफिकेशन में सहायता नहीं करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उत्तर क्या हो जाएगा, क्या सही है, तो हमारा कथन 1 सही है और कथन 1 सत्य, कथन 2 सही। ये वाला ले लेते हैं। कथन 1 सत्य, कथन 2 सत्य। आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर वो है, वो हमारा सही बैठ रहा है। अगला, किसी सिस्टम में एक नया डायरेक्टरी बनाने के लिए MS-DOS के किस कमांड का उपयोग किया जाता है। dir कमांड, कॉपीकॉन कमांड, md कमांड, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अपना आंसर दीजिए। यहां पर उपयोग किया जाएगा क्या, नाम से पता चल रहा है डायरेक्टरी बनाना। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए हम मैक करेंगे डायरेक्टरी को और md कमांड यूज करेंगे, मेक डायरेक्टरी कमांड। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, डॉट के स्क्रीन पर md लिखना है और md लिख के मान लो आपको abc नाम की फाइल बनानी है, md abc एंटर कर दो, बस आपका क्या बन जाएगा, एक फोल्डर बन जाएगा, एक आपकी डायरेक्टरी बन जाएगी। dir कमांड क्या है, किसी भी डायरेक्टरी के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप dir कमांड का यूज करेंगे। और वहीं पर कॉपीकॉन कमांड क्या होता है, तो डॉस के अंदर में बिना किसी वर्ड एडिटर के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के आपको फाइल बनानी है, फाइल के कंटेंट को लिखना है और सेव करना है, तो आप करोगे कॉपीकॉन कमांड का यूज। तो यहां पर एक क्वेश्चन से आपको 3 चीजों के विषय में क्या हुई, जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, आप लोग समय का ध्यान देना ना। हाँ। अगला प्रश्न लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। यूजर और कर्नल के मध्य इंटरफेस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं। हार्डवेयर संसाधनों का उपयोग करता है और उपरोक्त सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या सत्य है, कोई एक बात जो उसके विषय में सत्य है, बाकी चीजें गलत है। ठीक है, पहली बात, यूजर, आप लोग अपना आंसर कर लेंगे ना जी। यूजर और कर्नल के मध्य इंटरफेस प्रदान करता है। यूजर और कर्नल के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। कहने का मतलब यह कि ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर आप जब देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर के जो कोर में आता है क्या, हमारा हार्डवेयर, और हार्डवेयर से कनेक्ट रहता है हमारा कौन सा, हार्डवेयर के जस्ट ऊपर आता है हमारा कर्नल। कर्नल जो रहता है, कर्नल के ऊपर आता है हमारा शेल, और शेल के ऊपर का जो लेयर आता है एप्लीकेशन लेयर, और एप्लीकेशन के ऊपर आता है हमारा यूजर। तो क्या ये यूजर जो लिखा है कि यूजर और कर्नल के मध्य इंटरफेस प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यूजर और कर्नल के बीच डायरेक्टली इंटरफेस प्रदान नहीं करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बीच में अन्य दूसरे सॉफ्टवेयर भी आते हैं। तो पहला कथन असत्य हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर हो सकता है। हार्डवेयर संसाधनों का उपयोग करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम क्या करते हैं, हार्डवेयर संसाधनों का यूज करते हैं। हार्डवेयर को ही निर्देशित करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक सेवाओं तक पहुंचने के लिए इंटरफेस द्वारा प्राप्त किया जाता है। एपीआई, असेंबली निर्देश, सिस्टम कॉल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जब भी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को के एप्लीकेशंस को यूज करता है, वो डबल क्लिक करता है, मतलब कि वो किसी न किसी हार्डवेयर को यूज करना चाह रहा है, तो यूजर के द्वारा डबल क्लिक करने पर हार्डवेयर के लिए रिक्वेस्ट जाता है। किसके पास रिक्वेस्ट जाता है? हार्डवेयर के पास। उस रिक्वेस्ट को भेजता कौन है? कर्नल के पास रिक्वेस्ट जाता है, क्योंकि हार्डवेयर से कर्नल जुड़ा हुआ है। ठीक है, कर्नल ही हार्डवेयर को निर्देशित करता है। शेल से जो भी प्राप्त निर्देश होते हैं वो कर्नल के पास जाते हैं, और वो कर्नल ही क्या करता है? हार्डवेयर को निर्देशित करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये क्रिया कहलाती है सिस्टम कॉल के माध्यम से होता है। और सिस्टम कॉल प्रयोग करता है एपीआई का, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का प्रयोग करता है। कौन? सिस्टम कॉल। तो उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? हमारा सिस्टम कॉल आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कॉपी कॉन, नई फाइल बनाने के लिए सीडी कमांड, फाइल को सीडी में स्टोर करने के लिए रैन कमांड, फाइल का नाम बदलने के लिए सीएलएस कमांड, स्क्रीन पर सूचनाओं को हटाने के लिए। ये सारे कमांड हमारे डॉस के कमांड है, डॉस के इंटरनल कमांड है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सीडी कमांड सुमेलित नहीं है, क्योंकि सीडी कमांड मतलब होता है चेंज द डायरेक्टरी कमांड। पहले हम एमडी कमांड बनाते हैं, एमडी कमांड का यूज करते हैं, हम मेक डायरेक्टरी करते हैं। मान लो मैंने एमडी कमांड से एक डायरेक्टरी बनाई MDABC, अब मैं चाहता हूं उस डायरेक्टरी के अंदर जाना, तो मैं बस लिख दूंगा CDABC और एंटर दबाऊंगा और मैं चला जाऊंगा उस डायरेक्टरी के अंदर। तो CD कमांड का मतलब होता है चेंज द डायरेक्टरी कमांड। बाकी सारे कमांड जो है वो सुमेलित है, इसको ध्यान से देख लेंगे। एक में 3 स्वीकार हो गया आपका। ठीक है, देखिए मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना जी, तो बिल्कुल कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि इससे ना उत्साहवर्धन मिलता है और अच्छे से काम करने की इच्छा होती है। ठीक है, चलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सीधा टॉपिक पे चलता हूं। सीपीयू शेड्यूलिंग खालिस्तान का आधार है। सीपीयू शेड्यूलिंग खालिस्तान का आधार है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, बड़े मेमोरी आकार वाले सिस्टम। इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, पहले तो अपना उत्तर लगाएंगे, फिर मैं अभी आपको बता रहा हूं। इसमें सीपीयू शेड्यूलिंग शब्द आते ही दिमाग में समझना कि ये सीपीयू शेड्यूलिंग होती क्या है। सीपीयू शेड्यूलिंग, नाम से मतलब शेड्यूल करना कुछ। तो सीपीयू क्या करता है? कंप्यूटर में आने वाले किसको? प्रोसेस को क्या करता है? शेड्यूल करता है कि कौन सा प्रोसेस पहले रन होगा, कौन सा प्रोसेस बाद में रन होगा। कौन करता है? सीपीयू शेड्यूल करता है। तो भाई एक साथ जब 4-5 प्रोसेस सिस्टम में पहुंचेंगे तो उन्हीं के लिए तो डेटा टाइम हमको शेड्यूल करना पड़ेगा ना। ऐसा एक एक जाएगा तो थोड़ी शेड्यूल करना पड़ेगा। तो 4-5 प्रोसेस एक साथ पहुंच जाते हैं सिस्टम में, तो उसके लिए शेड्यूल करना पड़ता है। किसको? सीपीयू को टाइम शेड्यूल सेट करना पड़ता है कि किस प्रोसेस को पहले दिया जाए, किस प्रोसेस को बाद में किया जाए। तो ये किस में होता है? तो ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि प्रोग्रामों की संख्या ज्यादा रहेगी तभी तो उसको शेड्यूल किया जाएगा ना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आशा कर रहा हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ठीक है, पेपर लेंथी है, थोड़ा सा पढ़ने में ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए हो सकता है कि पेपर जो वीडियो की लेंथ है जो थोड़ी लंबी हो जाएगी जी, है ना। कर्नल वह प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्रीय कोर का गठन करता है। ठीक है, क्या देखना है? क्या सत्य नहीं है देखना है ना। कर्नल विभिन्न मॉड्यूल से बना होता है जिसे चालू ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता बोल रहा है ना। अगला है, कर्नल पूरे कंप्यूटर सत्र के दौरान मेमोरी में रहता है। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला भाग है जो बूटिंग के दौरान मेमोरी में लोड होता है। अब देखो, अपना आंसर टिक करिए आप लोग। एक बात बता रहा हूं आपको, कर्नल जो है ना वो मेन आपका एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि हार्डवेयर को डायरेक्ट निर्देशित करता है। अगर कर्नल ना होना तो हम हार्डवेयर का यूज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे यूजर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन उसके पास जाते हैं उसे कर्नल ही हार्डवेयर को देता है, और कर्नल के माध्यम से ही हार्डवेयर क्या होता है? प्रॉपर वर्क कर पाते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो उस आधार पे अगर हम सोचेंगे तो यहां पर देखिए, कर्नल विभिन्न मॉड्यूल से बना होता है जिसे चालू ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड नहीं किया जा सकता। अगर लोड नहीं करोगे कर्नल को तो आप हार्डवेयर का यूज कैसे कर पाओगे? यही आपका उत्तर होगा। यही सत्य नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है हमारे सत्य है। ठीक है कि नहीं? कि ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय कोर है वो भी सत्य है,
और पूरे करना मतलब प्रोग्राम चालू से लेकर बंद होने तक पूरा ये कहाँ पर रहता है, हमारे मेमोरी में रहता है, ये सारी बातें सही होंगी हमारे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वह कौन सी समस्या है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संभाला नहीं जा सकता? प्रिंटर में कागज की कमी, नेटवर्क में कनेक्शन की विफलता, बिजली की विफलता, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर प्रिंटर में कमी आ जाती है कागज की तो वो उसे रोक देता है, कौन? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो उसको मैनेज कर लेता है। नेटवर्क कनेक्शन में अगर कोई विफलता आती तो हमारे में ट्रबल शूट का ऑप्शन होता है, ट्रबल शूट के माध्यम से हम अगर हमारे सिस्टम में नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो पा रहा, भाई अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है उसको नहीं कर पाएगा वो, पर आपके सिस्टम में किसी कारण से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है उसको ट्रबल शूट के माध्यम से ठीक कर सकता है। ठीक है, बिजली की विफलता, जैसे ही बिजली विफलता हो जाती है, लाइट गोल हो जाता है, तो बिजली तो पैदा नहीं कर पाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, परंतु आपकी जो फाइल्स जो काम कर रहे हैं आप उन फाइल्स को क्या कर देता है? स्टोर कर देता है, सेव करके रख देता है, कभी कभी आपके डेटा को डिलीट होने से वो बचा लेता है। ठीक है कि नहीं? तो ये सारा मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्प्रेडशीट में विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है? ठीक है, कौन सा उपकरण नहीं है समझिएगा, नहीं बोल रहा है। स्प्रेडशीट मतलब एमएस एक्सेल की बात कर रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है व्हाट इफ एनालिसिस, ऑप्शन बी गोल सीकिंग, ऑप्शन सी शॉर्टिंग, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए क्या होगा उत्तर? देखिए नए नए प्रश्न आपको मिल रहे हैं, आप वीडियो देखेंगे पूरे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगे जी, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो देखो, तो यहां पर शॉर्टिंग तो मैंने क्लास में आपको समझाया हुआ है कि डेटा को सिस्टमेटिक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्टिंग कहते हैं। पर यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस और गोल सीकिंग क्या है इसको आप समझिएगा। ये दोनों भी हमको कहाँ मिलेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मिलेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आप आपका कौन सा फंक्शन था जी हमारा? अच्छा, पहले तो मुझे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इस शेल को सेलेक्ट करता हूं पूरा, शिफ्ट प्लस ये नीचे जाता हूं। ठीक है, ये लास्ट सेल मैंने सेलेक्ट किया और मैं ऑटो सम करता हूं जी। यहां पर क्या करता हूं? मैं फॉर्मूला में जाता हूं और ऑटो सम करता हूं। ठीक है, ऑटो सम किया तो यहां पर मुझे क्या प्राप्त हो गया? 1058 मुझे यहां पर प्राप्त हो गया। अब ये मुझे प्राप्त होने के बाद अब मैं आपको जो दूसरी फैसिलिटी आपको दिखाना चाहूंगा वो है हमारा गोल सीकिंग की फैसिलिटी। ठीक है, जैसे ही आप डेटा के अंदर में जाएंगे, अब यहां पर ये एक फैसिलिटी है। प्रश्न पहले देख लो उसके बाद बता रहा हूं, है ना। प्रश्न ये डेटा के विश्लेषण। अब देखो विश्लेषण शब्द यहां पर आ गया। एनालिसिस के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है? तो उत्तर होगा इसमें इनमें से कोई नहीं, कि ये दोनों हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कहां पर है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाना है आपको डेटा को क्लिक करना है, उसके अंदर में आपको मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस। जूम करके देख लेंगे ना, इसके अंदर में सिनारियो मैनेजर लिखा हुआ है और गोल सीक लिखा हुआ है। गोल सीक को आप क्लिक करेंगे। ये गोल सीक क्या करता है? ये एनालाइज करता है। क्या एनालाइज करता है? ये आपके पास कोई डेटा है ना और आपको वो डेटा अचीव करना है, तो वो आपको बताएगा कि आप क्या करेंगे, कि आप अपने गोल को क्या कर लोगे, अचीव कर लोगे, उस डेटा को प्राप्त कर पाओगे। समझाता हूं आपको। यहां पर देखिए एक स्क्रीन में मेरे पास ऑप्शन, एक विंडो खुला हुआ है। यहां पर हमारा जो हमने सम किया है कुछ नंबर्स को और हमें प्राप्त हुआ है 1058। मैं चाहता हूं कि ये जो बीच में जो ब्लैंक स्पेस है ना, मैं चाहता हूं कि यहां पर मुझे 2000 टोटल मेरे पास 2000 हो जाए, और 2000 होने के लिए मुझे यहां पर कौन सा नंबर इंसर्ट करना चाहिए मुझे नहीं पता है, और यही एनालिसिस करना है मुझे, यही गोल अचीव करना है कि मुझे ये अमाउंट को करना है 2000, और मुझे चाहिए कि मैं यहां पर क्या रखूं कि ये 2000 हो जाए। तो मुझे करना क्या होगा? जिस भी आपको फील्ड में अमाउंट चाहिए आपका, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। मैंने सेलेक्ट किया और वो यहां पर आ गया। आपको वैल्यू कितनी रखनी है? 2 वैल्यू में आप उसे डाल दीजिए। मैं यहां पर डाल देता हूं 2000 डाल देता हूं, 2000 मैंने डाल दिया। और डालने के बाद कहां पर चाहिए, तो मुझे जिस सेल पे चाहिए उस सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा। ये सेल मुझे सेलेक्ट किया, ये कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा,
मैं जस्ट ओके करूंगा और यहां पर कुछ होने वाला है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैंने ओके किया तो यहां पर आ गया, देखिए 2000 हो गया और ये 942। तो मतलब कि क्या हुआ कि मुझे 942 चाहिए था, इसको 2000 करने के लिए ये मैंने नहीं किया, ये एनालिसिस खुद इसने किया। तो व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सीकिंग वो टेक्निक होती है जो आपकी इच्छित गोल को आप तक एनालिसिस करके पहुंचा देती है। ये हो गया गोल एनालिसिस, ठीक है, गोल सीकिंग। ठीक है, बहुत नई नई चीजें आपको समझा रहा हूं। आपको यूट्यूब में जो व्यापक क्लासेस जो चलती है वहां पर कभी भी ये सब चीजें नहीं देखने को मिली होंगी ना, जो मैंने गोल सीकिंग आपको दिखाया है। चलिए अगला क्वेश्चन, शीर्षक टाइटल केस के मामले में एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है। वाक्य की शुरुआत में प्रत्येक शब्द को कैपिटल किया जाता है, लोअर केस को अपर केस में बदला जाता है, इनमें से कोई नहीं। सीधी सी बात है, टाइटल में सामान्य रूप से जब टाइटल लिखते हैं तो उसमें किस तरीके से आप लिखते हैं, पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं, पूरा बड़ा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या होगा आंसर बताइए। चलिए मेरी तरफ से होता है आंसर बी, वाक्य की शुरुआत में प्रत्येक शब्द को कैपिटल किया जाता है। अब उसका एग्जांपल मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूं। सबसे टॉप में डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, ये एक टाइटल है और टाइटल में आप देख पाएंगे कि डॉक्यूमेंट का डी बड़ा है, माइक्रोसॉफ्ट का एम बड़ा है और डब्ल्यू वर्ड का डब्ल्यू बड़ा है। मतलब कि पहला जो अक्षर का जो पहला जो हमारा लेटर है वो क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, यहां पर हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, यदि कोई प्रक्रिया विफल हो जाती है तो अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम त्रुटि जानकारी को खाली स्थान पर लिखते हैं। ए अन्य चल रही प्रक्रिया, लॉग इन पर, लॉग फाइल पर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अपना आंसर दीजिए। यहां पर उत्तर हो जाएगा सी, लॉग फाइल पर। तो लॉग फाइल वो लोकेशन होता है जहां पर कंप्यूटर के चल रहे सारे प्रोग्राम क्या होते हैं, लाइन बाय लाइन क्या होते हैं, लिखे जाते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉग फाइल कहते हैं। और लॉग फाइल में सारे प्रोसेसेस दिखेंगे, कुछ एरर्स आएंगे वो भी हमें दिखेंगे, कोई सिस्टम के अंदर में कोई यूजर एंटर कर रहा है वो भी दिखेगा, कितने यूजर एंटर कर रहे हैं वो सारी हमें किसके अंदर में दिख जाएंगे, लॉग फाइल के अंदर में दिख जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब किसी प्रक्रिया को सौंपा गया टाइम स्लॉट पूरा हो जाता है तो प्रक्रिया वर्तमान स्थिति में स्विच हो जाती है। ठीक है, किस स्थिति में स्विच हो जाती है, तो यहां पर बात आ जाती है सीपीयू शेड्यूलिंग वाली बात आ रही है यहां पर कि एक प्रोसेस जब कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करता है, एंटर करता है या एडमिट करता है तो वो कितने स्टेट में हो सकता है। तो देखिए, जब वो उस पर काम चल रहा होता है तो वो भाई अपना प्रोसेसिंग स्टेट में होता है। काम कंप्लीट हो जाने के बाद वो टर्मिनेटिंग स्टेट में चला जाता है और जैसे ही टर्मिनेट स्टेट में वो चला जाता है मतलब कि हमारा सीपीयू फ्री हो जाता है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब प्रक्रिया को सौंपा गया टाइम स्लॉट पूरा हो जाता है तो पहले तो वो टर्मिनेटिंग में चला गया, जिसका काम पूरा हो गया वो टर्मिनेट हो गया, वो चला गया तो हो जाता है। तो प्रक्रिया वर्तमान स्थिति में स्विच हो जाती है। तो मतलब कि सीपीयू फिर से खाली हो गया, मतलब कि किस स्थिति में आ जाएगा, फिर वो रेडी स्टेट में आ जाएगा, फिर से तैयार हो जाएगा नए प्रोसेस को लेने के लिए। तो उत्तर होगा यहां हमारा रेडी स्टेट। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस शेड्यूल का वह भाग जो प्रक्रियाओं को भेजता है खाली स्थान से संबंधित है। अवरुद्ध कतार में चल रही प्रक्रियाओं को असाइन करना, सीपीयू को तैयार प्रक्रियाओं को असाइन करना, प्रतीक्षा कतार में प्रक्रियाओं को असाइन करना, उपरोक्त में से सभी। ये जो तैयार क्रिया मतलब हो गया रेडी प्रोसेस को असाइन करना, और प्रतीक्षा मतलब कि वेटिंग प्रोसेस को असाइन करना। ठीक है, और अवरुद्ध प्रोसेस मतलब सस्पेंडेड को असाइन करना। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर शेड्यूलर का वह भाग है जो प्रक्रियाओं को भेजता है। किन प्रक्रियाओं को भेजेगा, जो रेडी स्टेट में होंगी उसको भेजेगा, सस्पेंडेड होंगी प्रोसेस होंगी या फिर टर्मिनेट हो गई उसको कैसे भेजेगा, तो रेडी को भेजेगा। मतलब कि क्या हो जाएगा, सीपीयू को तैयार प्रक्रियाओं को असाइन किया जाता है, किसके द्वारा, प्रोसेस शेड्यूलर के द्वारा। इस पर पूरी प्रॉपर क्लास लूंगा आपको। अभी क्या है कि समय इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा ना समझाते समझाते पूरा प्रोसेस को, इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि जितना कम से कम शब्दों में समझा सकूं मैं कोशिश कर रहा हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मेल मर्ज विकल्प का उपयोग किस लिए करते हैं, पहला कई ईमेल्स को आपस में जोड़ने के लिए,
मेल में अलग अलग पैराग्राफ को आपस में जोड़ने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और आउटलुक में के बीच टॉगल करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। आप अपना उत्तर दीजिए, ठीक है, आप अपना उत्तर दीजिए। और मेरा उत्तर है यहां पर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मेल मर्ज का उपयोग हम करते हैं एक ही मेल को बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड 2007 निम्नलिखित शॉर्टकट की पर विचार कीजिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन चयनित फॉन्ट का आकार बड़ा करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस डिड कर्सर को दाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए, कंट्रोल प्लस ई चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए, और कंट्रोल प्लस आई इंसर्ट हाइपरलिंक करने के लिए। तो थोड़ा देर पहले ही हमने जब देखा था तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन चयनित फॉन्ट को बड़ा करने के लिए। कंट्रोल प्लस डिलीट कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए, ये भी सही है। कंट्रोल प्लस ई सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए, ये भी सही है। और कंट्रोल प्लस आई ये हमारा गलत है। अगर कंट्रोल प्लस एल होता तो ये हमारा सही हो जाता। आंसर हो जाएगा ए। 1, 2 और 3 हमारा सही है, करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। लॉग फाइल के विषय में कुछ लिखा हुआ है। लॉग फाइल आर सॉफ्टवेयर log file or software generated file that contain the information about the operations, ठीक है, operations, activities and uses pattern of the application, server और IT system, ठीक है। They provide the historical record of events, process, messages and other data including, ठीक है। तो देखिए क्या है कि लॉग में जो भी हमारी जो क्रिया हुई है उन सारी क्रियाओं को क्या करता है? स्टोर करके रखता है और फ्यूचर में हमें जानकारी भी प्रदान करता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? निम्न में से क्या सही नहीं है? इंकजेट प्रिंटर में विद्युतीय क्षेत्र के सही नहीं है बताना है ना, ठीक है। निम्न इंकजेट प्रिंटर में विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव द्वारा स्याही की बूंदों पर कागज पर जेट स्प्रे की सहायता से छोड़ा जाता है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सही है, पहला सही है। दूसरा, लेजर प्रिंटर उच्च गति वाला नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जिसमें सेमीकंडक्टर, लेजर बीम, प्रकाशिकी ड्रम और आयनाइज्ड इंक का प्रयोग होता है। विचार करते हैं। लेजर प्रिंटर द्वारा किसी भी आकार के कैरेक्टर या चित्र को प्रिंट किया जा सकता है, यहां किया जा सकता है। इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो यहां पर लेजर प्रिंटर उच्च गति वाला नॉन इंपैक्ट है, ये सही है। जिसमें सेमीकंडक्टर लेजर बीम होता है, ये भी सही है। प्रकाशिकी ड्रम और आयनाइज्ड इंक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो आयनाइज्ड इंक है ना, ये थोड़ा विचार करने योग्य है। आयनाइज्ड इंक का प्रयोग हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो यही जो हमारा क्या हो जाएगा, यही उत्तर सही, यही हमारा हो जाएगा, यही सत्य नहीं है। क्योंकि आयनाइज्ड इंक का प्रयोग हमको इंकजेट प्रिंटर में ज़्यादा दिखाई देता है। यहाँ पर सूखी स्याही का प्रयोग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टोनर कहते हैं। बाकी जो इसके विषय में लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें सही है, बस ये आयनाइज्ड इंक वाला गलत हो जाता है। तो उत्तर यहाँ पर यही हो जाएगा, यही सत्य नहीं है, बाकी 3 सत्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने लाइन प्रिंट करता है? तो आंसर ले लेंगे। इसमें क्या है देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, आप टिक करिए अपना। मैं बता रहा हूं आंसर 200 से 2000, 200 से 2000 लाइन ये क्या कर सकता है? प्रिंट कर सकता है 1 मिनट में, पर मिनट में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड की मैक्सिमम जूम कर सकते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को 100, 200, 400, 500 अपना आंसर दीजिए। मेरा आंसर है 500 तक MS वर्ड को हम लोग जूम कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाएगा? इंसर्ट एंड इंटर, इंटर एंड डिलीट, कंट्रोल एंड इंटर, इंटर एंड पेज लेआउट। पेज ब्रेक क्या होता है? जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आपको पेज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको पेज दिखाई दे रहे हैं। हम पेज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। कहाँ पर हूँ मैं? कर्सर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मेरा कर्सर है। मैं दबाता हूँ कंट्रोल प्लस एंटर, जैसे करूंगा देखिए पेज ब्रेक हो गया, पेज बीच से टूट गया और नेक्स्ट पेज में आ गया। आधा उसका जो कंटेंट है नेक्स्ट पेज में आ गया। इसे कहते हैं हम लोग पेज ब्रेक। और पेज ब्रेक के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस एंटर, उतर गया जी, हाँ, कंट्रोल प्लस एंटर। अगला, निम्न में से कौन सा सेक्शन पेज ब्रेक का एक प्रकार है? ऑड पेज ब्रेक, इवन एक प्रकार नहीं है, बोला जी, नहीं है, ठीक है। ऑड पेज, इवन पेज, कॉलम पेज, नेक्स्ट पेज। तो यहां पर 3 तो प्रकार है। हमारा जो कॉलम पेज है ये प्रकार नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
वर्ड फाइल में क्लिप आर्ट इंसर्ट करने के लिए निम्न में से क्या करेंगे? ऐड पिक्चर कमांड, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इंसर्ट फाइल कमांड, इंसर्ट पिक्चर कमांड। लगाइए आप अपना आंसर। तो भाई देखिए, जहां पर ऐड शब्द आएगा ना, तो ऐड तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होगा, यहां पर इंसर्ट का प्रयोग होगा। और इंसर्ट फाइल नहीं करेंगे, इंसर्ट पिक्चर कमांड का प्रयोग करेंगे और हम फाइल को इंसर्ट कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एंड्रॉइड के कुछ वर्जन है? किटकैट, गिंगरबैट, इक्लियर और डोनट। क्या होगा इसमें हमारा उत्तर? अपना आंसर बताइए आप लोग, फिर मैं अपना आंसर बताता हूं। तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा सभी। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप सभी अपने मोबाइल में यूज करते हैं और ये अपने जो नाम है खाने की चीजों के आधार पर रखता है। ए से एस्ट्रो, बी से बेंडर, सी से कपकेक, डी से डोनट, ई से इक्लियर, एफ से फेरियो, जी से गिंगरबेट, एच से हनीबॉम, आई से आइसक्रीम सैंडविच, जे से जेलीबिन्स, के से किटकैट, एल से लॉलीपॉप, एम से मार्शमेलो, एन से नोगट, ओ से ओरियो, पी से पाई, क्यू फॉर एंड्रॉइड 10, 11 फॉर एंड्रॉइड 11 और 12 फॉर एंड्रॉइड 12। तो ये नाम याद रखेंगे, यहां से कभी भी आपको किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है। सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूं जी, बहुत मेहनत किया है आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सभी प्रिंटर को उनके गति के आधार पर अवरोही क्रम में जमाइए, ठीक है। तो यहां पर आपको सारे प्रिंटर दिए हुए हैं, इनको अवरोही क्रम में आपको क्या करना है जी? जमाना है। एक के सारे प्रिंटर को पढ़िए। पहले तो नाम पता होना चाहिए कि कौन सा प्रिंटर किस प्रकार का है। देखिए, सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर, बाई डायरेक्शनल प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, हार्ड एंड प्रिंटर। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सा प्रिंटर किस प्रकार का है। जब आपको ये पता होगा तभी तो आप इसको क्या कर पाओगे जी? सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा कैसे कर पाओगे? चलो बताओ इसका उत्तर क्या होगा। तो यहां पर आपको एक एक करके प्रिंटर के नाम मैं बताता हूं। सबसे पहला जो है सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा प्रिंटर है? तो सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर में हम लोग किसको बोलते हैं? आपका जो डेजिबल प्रिंटर होता है ना, डेजिबल प्रिंटर को हम लोग सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर बोलते हैं, ठीक है। वहीं पर बाई डायरेक्शनल प्रिंटर में किसका नाम आ जाता है? तो इसमें आप ले लेते हो किसको? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ जाता है। बैंड प्रिंटर तो खुद लाइन प्रिंटर है। और हार्ड एंड प्रिंटर में हम लोग लेते हैं लेजर प्रिंटर को, ठीक है। अब इसमें उत्तर कौन सा सही होगा कि आरोही क्रम में आपको जमाना है, तो इसमें उत्तर आपका आ जाएगा बी आ जाएगा। सबसे पहले नंबर में आएगा सॉलिड फॉन्ट, सेकंड में बाई डायरेक्शनल, थर्ड में आएगा बैंड प्रिंटर और आपका फोर्थ नंबर में आएगा हार्ड एंड प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, हार्ड एंड प्रिंटर या हाई एंड प्रिंटर भी कहा जाता है इसे, ठीक है। फास्ट होता है, बहुत तेज होता है। ये सारी चीजें क्लास में प्रॉपर में पढ़ाया हुआ इन सारी चीजों को, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, क्योंकि मैं सारी चीजों के विषय में प्रॉपर पहले ही आपको क्या किया हूं, बता चुका हूं। अगले प्रश्न की तरफ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है पहला प्रिंटर, पिन मैट्रिक प्रिंटर, मोनोक्रोम प्रिंटर, ग्राफिकल प्रिंटर, सॉलिड प्रिंटर। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन आपके पास में है, ठीक है। मैं अपना आंसर देता हूं आपको कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये सबसे पहले प्राप्त प्रिंटर है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। ये पिन की मैट्रिक्स का प्रयोग करता है, तो ये भी सही है, क्योंकि इसके अंदर में जो प्रिंट हेड में पिंस लगे होते हैं। मोनोक्रोम प्रिंटर है, ये इंपैक्ट प्रिंटर है, और इंपैक्ट प्रिंटर होने के कारण ये इंक रिबन का प्रयोग करेगा। जिस कलर का रिबन होगा उसी कलर का प्रिंट हो पाएगा, तो मोनोक्रोम भी सही है। यह ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है, बहुत ही खराब क्वालिटी का ग्राफिक्स ये प्रिंट कर सकता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये सॉलिड प्रिंटर है, ये ऑप्शन गलत है। मतलब 1 2 3 4 ऑप्शन 1 2 3 4 ये ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण शीट में अधिक मात्रा में डेटा होने पर सेल के मानों को स्वतः जोड़ने के लिए निम्न में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी दबाएंगे? कंट्रोल एस, आल्ट इक्वल्स टू, कंट्रोल एस, कंट्रोल इक्वल्स टू। तो उत्तर होगा क्या? आल्ट प्लस इक्वल्स टू। आल्ट प्लस इक्वल्स टू ये क्या होता है? ऑटो सम का टेक्निक होता है, ऑटो सम, ठीक है। ऑटो सम आपको करना है, तो ऑटो सम कैसे होगा? आप ये पूरा सेलेक्ट किए हुए हो, ठीक है, ये सेलेक्ट, ये लास्ट वाला 2000 आ गया, 2000 रखनी चाहिए, जगह खाली है हमारी। अब मैं ऑटो सम करने के बदले में क्या कर रहा हूं? आल्ट के साथ इक्वल्स टू प्रेस कर रहा हूं। जैसे प्रेस करूंगा तो ये पूरा जो रहेगा हमारा वैल्यू जो रहेगा आपके नीचे में आ जाएगा, ठीक है।
अरे ये वैल्यू कैसे नहीं आया, रुको तो करके देखता हूँ ऑटो सम हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर ना 89 लिखा, एंटर डाला, 89 लिखा, एंटर डाला। इन दोनों को जोड़ने के बाद तो ऊपर से सेलेक्ट करूँगा, ये सेलेक्ट किया, आल्ट प्लस इक्वल्स टू, हाँ आ गया 178, ठीक है। तो ये ऑटो सम का, ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू ऑटो सम, एक शॉर्टकट की के माध्यम से जोड़ने के लिए हमारा क्या आ गया, ऑटो सम टेक्निक हो गया, ठीक है कि नहीं। चलिए ये आ गया हमारा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में टेबल डालने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कुंजी का प्रयोग करोगे? कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग एक साथ, कंट्रोल और टी का एक साथ उपयोग करना, आल्ट प्लस एन प्लस टी का एक साथ उपयोग करना, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए और बी दोनों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। ये दोनों की दोनों हमारे ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। मतलब कि सॉरी ए और बी दोनों, मैंने बी आंसर ले लिया, सी आंसर रहेगा, ए और बी दोनों ही काम हमारे काम करते हैं इसमें, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हेतु बनाया गया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, बोडा, पाम ओएस, मीगो, इनमें से कोई नहीं। अपना उत्तर दीजिए। मेरा उत्तर है पाम ओएस। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एक पाम टॉप था और पाम टॉप के लिए बनाया गया ओएस था पाम ओएस, ठीक है। यहां पर अगला प्रश्न लेते हैं कि निम्न कथनों को पढ़िए और असत्य कथन छांटिए। ए, कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो 3X शामिल है। बी, कमर्शियल ओएस कमर्शियल सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में QNX शामिल है। उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा, क्योंकि यहां पर लिखा है असत्य कथन का चयन करें, और इनमें से ये दोनों ही हमारे कथन सत्य हैं, इसीलिए इसमें आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के टूल का चयन डेटा विश्लेषण हेतु होता है? MS आउटलुक, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3। आंसर दीजिए अपना। डेटा विश्लेषण की बात कर रहा है, किसमें होता है? तो मेरा आंसर है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी में भी डेटा विश्लेषण नहीं होता है। अगर होता यहाँ पर MS एक्सेल, तो अभी ही मैंने कुछ देर पहले डेटा को कुछ विश्लेषण करके दिखाया, तो हमारा उत्तर हो जाता है MS एक्सेल। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देख कर बताना है। MS access.accdb, MS excel.xlsx, PowerPoint.pptx और यहाँ पर MS Word.doxc। तो उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगाइए अपना, ठीक है। मेरा उत्तर यहाँ पर है सुमेलित नहीं है में MS Word.doxc, क्योंकि ये होता है DOCX, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही कथन का चुनाव करें। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर द्वारा आसानी से 2 कार्यों के मध्य स्विच कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का पॉम टॉप कंप्यूटर में उपयोग होता है, यह भी हमारा सही है। मतलब ये कथन एक सत्य है, दोनों कथन सत्य है हमारा, ठीक है ना। कैसे? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर द्वारा आसानी से 2 कार्यों के बीच स्विच, हाँ तभी तो करते हैं, मल्टीटास्किंग तभी तो होगा, तभी तो स्विच कर पाएगा ना वो, ठीक है। चलो हाँ, ये दोनों कथन सत्य है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त विकल्पों में से कौन सा प्रेजेंटेशन का व्यू नहीं है? नॉर्मल व्यू, मास्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, इनमें से कोई नहीं। अपना उत्तर बताइए। मेरा उत्तर है मास्टर व्यू। ये कहां पर होता है? आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जाएंगे ना, जाने के बाद आप व्यू में जाइए और व्यू में जाके आप इस कॉर्नर में आएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट पेज व्यू, रीडिंग व्यू, और दूसरा व्यू आपको दिखाई देता है यहां पर नीचे में स्लाइड्स व्यू ना, यहां पर, ठीक है। ये ध्यान में देना है आपको, ठीक। चलिए व्यू आपको इन दोनों जगह से मिलेंगे। व्यू मतलब होता है कितने प्रकार से हम उन स्लाइड्स को देख सकते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा ग्राफिक सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता? कोरल ड्रॉ, माइक्रोमीडिया, फॉक्स प्रो, पावर पॉइंट। नीचे में ऑप्शन दिए गए हैं, अपना ऑप्शन टिक करें, ठीक है। कोरल ड्रॉ, माइक्रोमीडिया, फॉक्स प्रो, पावर पॉइंट। तो यहां पर से ग्राफिक सॉफ्टवेयर की श्रेणी में कोरल ड्रॉ आएगा, माइक्रोमीडिया आएगा, पावर पॉइंट आएगा, फॉक्स प्रो नहीं आएगा। उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी, 61 ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो कई स्लाइड्स पर लगातार एक सम्मिलित ध्वनि फाइल कैसे प्ले कर सकते हैं? पहला, रिकॉर्ड ध्वनि सुविधा का उपयोग करके रिकॉर्ड बटन दबाएं और जब आप पूरे स्लाइड शो के मध्यम में क्लिक करते हैं तो आप अपना संगीत चलाएं। ठीक है। कस्टम एनिमेशन कार्यफलक में इफेक्ट प्रभाव विकल्प खोलें और स्लाइड की वांछित संख्या के लिए ध्वनि प्ले सेट करें, ये भी ठीक है। प्ले सीडी ऑडियो ट्रैक फीचर का उपयोग करके सीडी की वांछित संख्या के ट्रैक को प्ले करने के लिए ये सेट करें। उपरोक्त सभी, तो ये हमारा सभी उत्तर आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये जो एनिमेशन होता है ना आपका, आप जैसे कि ये एनिमेशन में जाए, इसमें ट्रांजैक्शंस में जाते हैं, डिजाइन एनिमेशन में जाएंगे तो यहाँ पर एनिमेशन में ना आपका इस कॉर्नर में एनिमेशन में आपको साउंड का आपको दिखाई देता है। ठीक है। इंसर्ट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे तो ऑडियो में जाएंगे तो देखिए फ्रॉम ऑडियो फ्रॉम फाइल आपके सिस्टम से मिल सकता है, आपको फ्रॉम क्लिप आर्ट ऑडियो से मिल सकता है, और रिकॉर्ड ऑडियो इसको क्लिक करेंगे तो अपना ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो वो सारी फीचर्स आपको ऑडियो सिस्टम इसके अंदर में डालने के लिए यहाँ पर पावर पॉइंट में दिया जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्लाइड इंडिकेटर क्या प्रदर्शित करता है? आगामी स्लाइड का शीर्षक और आगामी स्लाइड की संख्या दोनों, आगामी स्लाइड की संख्या, आगामी स्लाइड का शीर्षक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उत्तर यहां पर आ जाएगा हमारा ए। आगामी स्लाइड का शीर्षक और आगामी स्लाइड्स की संख्या दोनों को प्रदर्शित करता है। निम्न में से वह कौन सा मेन्यू है जहां पर स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन पाया जाता है? टूल, फॉर्मेट, व्यू, और इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि किसका ऑप्शन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? व्यू में पाया जाता है, व्यू। अभी मैंने आपको दिखाया ना स्लाइड सॉर्टर, व्यू। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, एक स्लाइड पर वह क्षेत्र जो टेक्स्ट रखता है जिसमें वह प्रेजेंटेशन रूपरेखा में दिखाई देगा, निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? एक स्लाइड पर वह क्षेत्र जो टेक्स्ट रखता है, भाई टेक्स्ट कौन रखेगा? ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, प्लेस होल्डर, बुलेट होल्डर, टाइटल होल्डर, केवल दो, एक व दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई टेक्स्ट कौन होल्ड करेगा? टेक्स्ट होल्ड करेगा कौन? टेक्स्ट बॉक्स एक, केवल एक, ये उत्तर होगा हमारा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो में पुरानी स्लाइड्स के माध्यम से नई स्लाइड के डॉटेड अपीयरेंट के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रभाव का उपयोग करेंगे? ये बहुत ही अंदर का क्वेश्चन आ गया आपसे। ठीक है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जब जो इसमें प्रॉपर प्रैक्टिकली वर्क कर रहा है वही इसको बता पाएगा। कि ये पूछ रहा है कि जब इमेज एक फोटो से दूसरे फोटो में चेंज होता है ना, तो जो डॉट 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 वाला डिजाइन बनता है ना हमारा एनिमेशन, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? उसको डिसॉल्व बोलते हैं। जैसे कि मैं ये पावर पॉइंट में गया हूं, मैं एक पेज में हूं, मुझे दूसरे स्लाइड में ट्रांजैक्शन करना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? स्लाइड एनिमेशन में नहीं, ट्रांजैक्शन में जाऊंगा, और ट्रांजैक्शन में जाने के बाद ये मैंने क्लिक किया और यहां पर मुझे एक इफेक्ट दिखाई दे रहा है। इस इफेक्ट का नाम है डिसॉल्व इफेक्ट। इसे मैं सेलेक्ट करूंगा और जब इस पेज से इस पेज में इसको रन कैसे करते हैं जी? स्लाइड शो में ही दिखेगा क्या ये? ठीक है। ये डाला मैंने, ये F5 में स्लाइड शो में गया, ओके किया, नेक्स्ट पेज में। अच्छा, जब तक कुछ इसमें इमेज नहीं डालूंगा तब तक मैं उस इफेक्ट को देख कैसे पाऊंगा? तो ठीक है, वो छोड़िए, डिजाइन बनाते रहना बाद में। ये देख लेना कि क्या है हमारा, ये डिसॉल्व यहाँ पर इफेक्ट है। तो कुछ ऐसे इफेक्ट्स के नाम भी दिमाग में रख लेना भाई, है ना। कभी पूछ दिया क्वेश्चन तो किसी प्रकार का दिक्कत ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किस संगठन के लिए सभी स्लाइड्स में एक ही स्थिति में स्वचालित रूप से प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से करने के लिए आपको इसे सम्मिलित करना होगा? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी संगठन के लिए सभी फाइल्स में एक ही स्थिति में स्वचालित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए आपको इसमें से सम्मिलित करना होगा। इसमें से कौन सा चीज है जिसमें एक ही लोकेशन में आपको सारी चीजें समाहित एक साथ दिख जाएंगी? तो वो हो जाएगा हमारा क्या? स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर हमारा उत्तर होगा, ये ध्यान देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। यदि आप डेटा इंपोर्ट करते हैं और मूल डेटा बदलते समय स्लाइड को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको
निम्न में से कौन सा ऑप्शन प्रयोग करना चाहते हैं? डेटा एम्बेडेड करना, डेटा लिंक करना, एक ऑब्जेक्ट के रूप में डेटा डालें, डेटा ब्रेक करें। ठीक है, डेटा इंपोर्ट करना, डेटा डालना चाह रहे हो आप तो सीधी सी बात आ रही क्या, डेटा एम्बेडेड करना, डेटा को एम्बेडेड करना, तो एक आंसर सही हो जाएगा, डेटा एम्बेड करना, केवल एक हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वह कौन सी विधि है जिसके माध्यम से करंट प्रस्तुति में एक नई स्लाइड डाल सकते हैं? स्लाइड पैनल पर राइट क्लिक करें और नई स्लाइड चुने, पहला ऑप्शन। मेन्यू में नई स्लाइड चुने, टूल बार में नई स्लाइड पर क्लिक करें। उपरोक्त सभी, तो भाई नई स्लाइड लेने के सारे तरीके हैं, ये सभी का सभी सही हो जाएगा। और इसके साथ मैंने एक जो अपना तरीका बताया था, Ctrl+M दबा के भी आप क्या कर सकते हो, नया स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबा हो गया ना जी वीडियो बनाते बनाते, 100 प्रश्न है, टाइम तो लगेगा थोड़ा, कुछ समझाते समझाते करा रहा हूं तो, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा वर्णन करता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड मास्टर का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता। पृष्ठ संख्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड के ऊपरी भाग में डाली जा सकती है। ठीक है, बताना है क्या सही या गलत है। तो भाई पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड मास्टर का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट किया जा सकता है, तो यहां पर लिख दिया है कि नहीं किया जा सकता, तो यह असत्य हो गया। पृष्ठ की संख्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड के ऊपर के भाग में डाली जा सकती है, हमारा सही है, तो 71 का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि मतलब सबसे क्या लिखा हुआ है, मास्टर ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता। हाँ ये असत्य है ना जी, किया जा सकता है, ये असत्य है और ये हमारा सत्य है ना, किया जा सकता है, उल्टा टिक लगा दिया, ये सही है। मतलब कि कथन 1 गलत और कथन 2 सही। 71 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहां जी, हाँ, निम्न में से वह कौन सा भाग है जो स्लाइड डिजाइन में पाया जाता है? स्लाइड लेआउट, एनिमेशन स्कीम, कलर स्कीम, डिजाइन टेम्पलेट। तो इसमें से जो स्लाइड में आपका स्लाइड लेआउट नहीं पाया जाता, एनिमेशन, डिजाइन और कलर स्कीम पाया जाता है, तो पूछेंगे निम्न में से वह कौन सा भाग है जो स्लाइड डिजाइन में पाया जाता है, पूछ रहे हैं ना। तो क्या हो गया, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी आएगा ना, 2, 3 और 4 हमारा पाया जाता है। अगले प्रश्न में लेते हैं, पावर पॉइंट के क्विक एक्सेस टूल बार में प्रस्तुति पृष्ठ तथा समरूपी पृष्ठ की विषय वस्तु को बढ़ाने घटाने के विकल्प होते हैं। बढ़ाने घटाने की वह क्या सीमा है जिसे प्रतिशत में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है? ऐसे कठिन कठिन हिंदी के टर्म्स भी आपको पेपर में मिलते हैं, पर डरिएगा नहीं, क्योंकि जब आप मेन एग्जाम दे रहे होते हैं आपके साथ इंग्लिश में भी क्वेश्चन होते हैं वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको जूमिंग कैपेसिटी मिनिमम और मैक्सिमम कितनी है, तो ये हो गया क्या हमारा 72 का आंसर हो जाएगा, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 400। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से प्रकार के प्रिंटर में कैरेक्टर छापा जाता है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ए तथा बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों। इंकजेट प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रकार का प्रिंटर है और लेजर प्रिंटर एक पेज प्रकार का प्रिंटर है। और यहां पर लिखा है कि निम्न में से कौन से प्रकार के प्रिंटर में कैरेक्टर छापा जाता है, तो कैरेक्टर तो दोनों में ही छाप सकते हो आप। ठीक है, ए और बी दोनों उत्तर होगा हमारा यहां पर। ठीक है, अगला प्रश्न, ऐसा बोले रहता कि एक समय में सिर्फ एक कैरेक्टर छाप सकता है, तब आप बोल देते कि एक वर्किंग इंकजेट प्रिंटर है करके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पावर पॉइंट में साउंड फाइल का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से इसका एक्सटेंशन फाइल नेम क्या होगा? तो सीधी सी बात है, कौन कौन से फाइल एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है, ये वाली बात कर रहा है। .ppt नहीं होगा, .wav, .mid, .mov। तो ये जो पीपीटी है तो खुद पावर पॉइंट का ही फाइल एक्सटेंशन, और एमओवी एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। ऑडियो फाइल में 2 ही दिख रहे हैं, .mid और .wav। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 3, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है? थंडरबोल्ट प्रिंटर, सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर, पेज क्वालिटी प्रिंटर, गोल्फ बॉल प्रिंटर। तो देखिए इनमें से कौन कौन सा प्रिंटर नहीं है, अपना आंसर दीजिए। मेरा आंसर है यहाँ पर कि थंडरबोल्ट एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है, और वहीं पर पेज क्वालिटी भी एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है। सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर एक प्रिंटर है और गोल्फ बॉल एक प्रिंटर है। पूछा है कौन सा नहीं है, तो 1 और 3 नहीं है और 1 और 3 नहीं है, मतलब कि आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 3D प्रिंटर के बारे में क्या सत्य है? 3D प्रिंटर एक पेज प्रिंटर है जो पूरे पेज को प्रिंट कर सकता है। बिल्कुल गलत बात, ये पेज वेज को प्रिंट नहीं करता है, 3D ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करता है। इसका प्रयोग बड़ी निर्माण योजना में कैड कैम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर कागज पर प्रिंट करने के लिए होता है, कागज पर बिल्कुल भी नहीं होता। ये ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट बनाता है, जैसे इस पेन को प्रिंट कर देगा वो। 3D प्रिंटर में लिक्विड के रूप में पॉलीविनाइल क्रिस्टल लिक्विड का प्रयोग होता है, ये भी गलत है। वो एक इसमें सॉलिड का प्रयोग होता है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से हमारा कोई नहीं। तो 3D प्रिंटर के बारे में क्या सत्य है? तो इसमें से कोई चीज सत्य नहीं 3D प्रिंटर के बारे में। 3D प्रिंटर पूरा ऐसा ऑब्जेक्ट प्रिंट कर सकता है ना जी, ठीक है, पेपर पे प्रिंट नहीं करता। अगली बात, निम्न में से वह कौन सा प्रिंटर सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम अपने मोबाइल डॉक्यूमेंट में PDF के रूप में सेव कर सकते हैं? एडोब प्रिंटर, वर्चुअल प्रिंटर, प्रिंटर ड्राइवर, नेटवर्क प्रिंटर। अपना आंसर दीजिए। मेरा आंसर है यहाँ पर वर्चुअल प्रिंटर, बी वर्चुअल प्रिंटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी लेते हैं जी प्रश्नों को। अब थोड़ा निम्नलिखित कथनों को पढ़कर विचार करें। किसी स्पेशल पेज नंबर में जाने के लिए कंट्रोल बटन के साथ G को प्रेस करते हैं, किसी स्पेशल पेज नंबर में जाने के लिए F5 बटन को प्रेस करते हैं। तो ये बात आ गई किसकी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो भाई ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूं और आपको यहां पर करके दिखा देता हूं। ठीक है, क्या खुलेगा? मैंने प्रेस किया, F5 खुल गया, गो टू बॉक्स, देखो गो टू खुल गया, और दूसरा ऑप्शन मुझे क्या दिया है? Ctrl+G, तो भी खुल गया गो टू। मतलब कि दोनों इस सिचुएशन में मैं अपने इच्छित जगह में पहुंच सकता हूं। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि कथन 1 सत्य है और कथन 2 सत्य है, मतलब बी आंसर हो जाएगा, दोनों ही सत्य है। निम्न प्रक्रियाओं का क्रम निर्धारित करें। पोस्ट, बायोस, OS का लोड होना। तो भाई इसमें क्या होगा? सबसे पहले कंप्यूटर चालू होगा, प्रारंभ होने के बाद रोम में लिखा निर्देश एक्टिवेट होगा, रोम का निर्देश एक्टिवेट होगा। सबसे पहले क्या एक्टिवेट होगा? बायोस एक्टिवेट होगा। बायोस कौन सी क्रिया करेगा? पोस्ट की क्रिया करेगा। फिर पोस्ट की क्रिया होने के बाद लोडर क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा के रैम में लोड करेगा। तो मतलब कि पहली क्रिया कौन सी होगी? बायोस नंबर 2, दूसरे नंबर पे हो गई आपकी पोस्ट, और तीसरे नंबर में OS का लोड होना, मतलब ऑप्शन नंबर डी, 2, 1 और 3। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? Ctrl+Tab 2 एक्सेल फाइल के मध्य मूव करने के लिए, Ctrl+Space संपूर्ण कॉलम का चयन करने के लिए, Ctrl+Enter संपूर्ण पंक्ति का चयन करने के लिए, और Ctrl+9 पंक्ति को छिपाने के लिए। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको पेज ब्रेक का एक शॉर्टकट की बताया था, जिसे मैंने कंट्रोल एंटर किया था। तो पंक्तियों का चयन करने के लिए यही सुमेलित नहीं है, बाकी सारी हमारी क्या हो जाएंगे? सुमेलित हो जाएंगे। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वह कौन सा प्रिंटर है जिसे रिबन, हैमर और इंक का प्रयोग नहीं किया जाता? निम्न में से वह कौन सा प्रिंटर है जिसमें रिबन, हैमर और इंक का प्रयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर 1 इंकजेट प्रिंटर, इसमें नहीं किया जाता, ये स्प्रे तकनीक का प्रयोग करता है। लेजर प्रिंटर, इसमें भी नहीं किया जाता, ये सूखी स्याही का प्रयोग करता है। ड्रम प्रिंटर, ये जो प्रिंटर है जो रिबन और हैमर का प्रयोग करता है, क्योंकि ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये भी करता है। और थर्मल प्रिंटर जो है ये भी नहीं करता, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। मतलब क्या पूछ रहा है? रिबन और इंक का प्रयोग नहीं किया जाता, तो 1 में नहीं किया जाता, 2 में नहीं किया जाता और 5 में नहीं किया जाता। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 5 हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान पावर पॉइंट के में समूह में सम्मिलित करने के लिए वस्तुओं का चयन करते हुए वस्तुओं का समूहीकरण किया जाता है।
अभिकल्प डिजाइन रिबन के अंतर्गत कंबाइन ग्रुप के विकल्प का प्रयोग करते हुए, फॉर्मेट रिबन के अंतर्गत संयुक्त समूह विकल्प का प्रयोग करते हुए, फॉर्मेट रिबन के अंदर प्रबंध समूह में समूह विकल्प का प्रयोग करते हुए, और फॉर्मेट रिबन के अंदर में अंतर्गत समूह में विकल्प का प्रयोग करते हुए। मतलब क्या है ये समूह विकल्प, टेंशन मत लो। ये कहने का मतलब ये कि जो भी आपकी डिजाइन है उसको एक साथ ग्रुप करने के लिए आप कौन सा विकल्प का चयन करोगे। तो फॉर्मेट रिबन के अंदर में हम जो प्रबंध समूह मतलब कि मैनेज ग्रुप के अंदर में ग्रुप विकल्प का हम चयन करेंगे, मतलब आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लाइनेक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो और बॉस। उत्तर हो जाएगा हमारे पास ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका सोर्स कोड हमको इंटरनेट में फ्री में उपलब्ध होता है, परंतु यहाँ पर विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडो जिसके लिए परचेस करना पड़ता है। परंतु यहाँ पर हमारा ये देखिएगा कि यूनिक्स जो है वो भी हमारा क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी पैसा देना पड़ता है, यूनिक्स के लिए भी पैसा देना पड़ता है, लाइनेक्स और बॉस जो है हमारा फ्री है। परंतु व्यापम में एक बार उत्तर लिया गया था, ऐसा ही उत्तर लिया गया था कि विंडोज को ओपन सोर्स नहीं माना था और बाकी यूनिक्स को उसने ओपन सोर्स माना था। तो कभी कभी वो मानता है और कभी कभी वो नहीं मानता है। ठीक है, तो इसलिए आप अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे और विवेक के प्रयोग करते साथ इसका उत्तर आप टिक करेंगे। निम्नलिखित प्रोग्रामिंग भाषाओं को उनके विकास के क्रम के अनुसार जमाइए। जावा, पास्कल, सी प्लस प्लस, बेसिक और लोगो। तो सबसे पहले पुराना लैंग्वेज अगर मैं बोलता हूँ तो आपको मिलेगा बेसिक मिलेगा, 1965 में बेसिक आएगा, बेसिक 1965 में आएगा। फिर आएगा आपका पास्कल आएगा 1968 में आएगा। उसके बाद आपका सी प्लस प्लस आता है क्या, 19 इसका कब है, 89 है, 1989 है। जावा 1995 है। लोगों का क्या है, देखिए ऑप्शन के आधार पर क्या बन रहा है इसमें क्रम के अनुसार। सबसे पहले नंबर पे बेसिक, पास्कल, फिर आ रहा है आपका लोगो, सी प्लस प्लस और जावा। ये डी आंसर होगा इसका। ठीक है, 79 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। चलिए 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग वैज्ञानिक उपकरणों और औद्योगिक प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। चलिए बताइए कौन सा होगा जी, कौन सा होगा जी। जब आप बात करते हो किसके विषय में, वैज्ञानिक उपकरण औद्योगिक प्रणालियों के नियंत्रण के विषय में, तो सीधी सी बात है वहां पर आपको क्विक रिस्पांस चाहिए होगा, जल्दी से जल्दी चीजें आपके वहां पर आपको प्रोसेस होके मिले, ऐसा होगा तो किसमें जरूरी होगा, वो मिलेगा आपको किसमें, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बूटिंग प्रोसेस के बारे में क्या सही नहीं है, ये आपको बताना है भाई, क्या सही नहीं है ना। कंप्यूटर के ऑन करने की प्रक्रिया को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, ये सब सही बात है। बूटिंग प्रोसेस बायोस द्वारा संपन्न किया जाता है, बूटिंग प्रोसेस बायोस द्वारा बिल्कुल संपन्न किया जाता है। बायोस प्रोग्राम रैम में स्टोर किए जाते हैं और सभी उपकरणों को जांच करना पोस्ट कहलाता है, तो ये भी सही है। तो क्या सही नहीं है, तो बायोस प्रोग्राम रैम में स्टोर किए जाते हैं, सही नहीं, क्योंकि बायोस प्रोग्राम कहाँ स्टोर किए जाते हैं, रोम में स्टोर किए जाते हैं, रीड ओनली मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने के लिए डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है। तो सीधी सी बात है, ये शॉर्टकट की है, मैं पकड़ता हूं विंडो और विंडो के साथ डी दबा देता हूं, सब खत्म, मतलब सब नीचे में मिनिमाइज हो जाएगा, हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे कहां, डेस्कटॉप पर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, आंसर हो जाएगा विंडोज पर W। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। विंडोज 10 के संस्करण में निम्न में से कौन से ऑप्शन की विशेषता सबसे कम है, एंटरप्राइज, एजुकेशन, होम और प्रो। उत्तर दीजिए अपना, मेरा उत्तर होगा एजुकेशन, एजुकेशन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, सूची बनाइए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, कौन सा फ्री है कौन सा पैसा वाला, इसको आपको देखना होगा। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये हमारा प्रोप्राइटरी है, पैसा वाला है। एडोब रीडर ये भी पैसा वाला है। यूनिक्स ये भी पैसे वाला है। फ्री कौन सा है, सन सोलारिस है। तो मतलब कि कौन सा फ्रीवेयर की सूची में नहीं है,
तो आ गया 1, 2 और 4 नहीं है, 1, 2, 4 आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यूनिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। यूनिक्स एक बहुकार्यन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही है। यूनिक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग, क्या गलत है बताना है। तो यूनिक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये गलत है हमारा, क्योंकि ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही है हमारा। यूनिक्स एक बहुप्रयोक्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सही है हमारा। मतलब कि क्या गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो यूनिक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये हमारा गलत है क्योंकि ये क्लोज सोर्स है। अगला क्वेश्चन, सही या गलत बताइए। फाइल एक्सटेंशन का उपयोग फाइल के प्रकार की जानकारी देने के लिए किया जाता है, एकदम परफेक्ट बात है, ठीक है। रन लेंथ एनकोडिंग एक कंप्रेशन एल्गोरिथम है, ठीक है। तो सही या गलत बताना है। तो पहली बात तो हमारा वो वाला जो है वो एकदम सही है ना जी, कि ये कि फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग फाइल के प्रकार को बताने के लिए किया जाता है, कि एक्सटेंशन लगाएंगे तभी तो हम लोग क्या है कि फाइल के प्रकार के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, है ना। और ये रन लेंथ एनकोडिंग कंप्रेशन एल्गोरिथम ये भी सही है, उपरोक्त तो दोनों ही हमारा सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा समूह केवल इंपैक्ट प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये तीनों भैया क्या है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। स्याही जेट प्रिंटर मतलब इंकजेट और ड्रम प्रिंटर, क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा समूह केवल इंपैक्ट प्रिंटर का है। लेटर क्वालिटी प्रिंटर, पिन मैट्रिक्स प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तो देखिए लेटर क्वालिटी प्रिंटर मतलब आपका डेसिबल प्रिंटर, पिन मैट्रिक्स प्रिंटर मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और बैंड प्रिंटर मतलब बैंड प्रिंटर। मतलब ये तीनों के तीनों प्रिंटर हमारे किस प्रकार के, इंपैक्ट प्रिंटर। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, एक ऐसे प्रिंटर का नाम बताइए जिसका प्रयोग कैड कैम में बने ड्राइंग को अच्छी गुणवत्ता के साथ प्रिंट करने के लिए किया जाता है। उत्तर देखिए यहां पर हमारा आ जाएगा क्या, प्लॉटर। प्लॉटर करता है ये काम, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से, अच्छा नेक्स्ट पेज में आएगा इसका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया हम लोग, ठीक है। निम्न विकल्पों का चयन करें। चल रहे प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में शिफ्ट होने के लिए शिफ्ट प्लस टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। कैलकुलेटर जैसी यूटिलिटीज को इंस्टॉल किए हुए प्रोग्रामों की सूची में शामिल किया जाता है। तो चल रहे प्रोग्राम में से तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा जी। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग को चल रहे प्रोग्राम के बीच मूव करना है ना, तो आप शिफ्ट प्लस टैब बटन दबाओगे तो नहीं होगा, आप आल्ट प्रेस करो और टैब दबाओ। तो देखो अब चल रहे प्रोग्राम के बीच में आप क्या कर पा रहे हो, स्विच कर पा रहे हो। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है और दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो कथन एक गलत है, कथन 2 सही है। आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 सुमेलित करना है। थर्मल प्रिंटर, 3D प्रिंटर, प्लॉटर, इस तरफ कुछ लिखे हुए तो सुमेलित करना है। थर्मल प्रिंटर मतलब कोटिंग का प्रयोग करने वाला, मतलब कि इसके पेपर के ऊपर में रसायन की कोटिंग लगी होती है, तो ये आ जाएगा एक, मतलब कि ए का हो गया 1, ठीक है। ऑप्शन में कौन सा ए का हो गया 1, ये वाला आ गया, उत्तर होगा जी। 3D प्रिंटर, 3D प्रिंटर कौन सा है, बी का 2 हो जाएगा आपका, नहीं 3D प्रिंटर का तो फिर ये होना चाहिए जी। 3D प्रिंटर ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा, हाँ तो बी का 2, बी का 1 कैसे, अरे रे मैं वही उल्टा, बहुत टाइम हो गया ना, दिमाग कहाँ हो गए फिर से। थर्मल प्रिंटर तो ए का हो जाएगा आपका 3। 3D प्रिंटर मैंने बताया ऑब्जेक्ट प्रिंट करता है, तो 3D प्रिंटर का हो जाएगा 1, तो ए का 3 अब बी का 1, ये वाला आंसर आ गया। प्लॉटर आ गया ब्लू प्रिंट करने के लिए, तो ये आंसर आ गया हमारा बी, ए का 3, बी का 1, सी का 2, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का पहला 3D प्रिंटर डाकघर कहां स्थापित किया गया, उत्तर हो जाएगा क्या हमारा, बेंगलोर में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न लेते हैं, फैक्स मशीन में निम्न में से क्या पाया जाता है, स्कैनर, टेलीफोन नेटवर्क, मॉडेम, प्रिंटर। तो क्या पाया जाता है, स्कैनर तो पाया जाएगा फैक्स में, तभी तुम आगे भेजेंगे, और प्रिंटर भी पाया जाएगा क्योंकि तभी तो प्रिंट करके हमें हमारा फैक्स मशीन से जानकारी प्राप्त होगा, और मॉडेम पाया जाएगा डिजिटल को एनालॉग, एनालॉग को डिजिटल में बदलेगा, मतलब कि पाया जाएगा 1, 3 और 4 पाया जाएगा, 1, 3 और 4 आंसर डी हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
अगला प्रश्न है हमारा हाइबरनेट, स्लिप और लॉग ऑफ। इसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त करनी कि कौन कौन सा सिस्टम क्या क्या काम करता है। हाइबरनेट मतलब होता है कि जो भी चीज हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है ना, उस प्रोग्राम को अगर सिस्टम को हम लोग बंद कर दें तो प्रोग्राम क्या होता है उसी समय हार्ड डिस्क में वैसी का वैसी सेव हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइबरनेट। और जब कंप्यूटर को चालू करते हैं तो वैसी वैसी हमें प्राप्त भी हो जाता है, ठीक है, हाइबरनेट। तो हाइबरनेट एक का हो जाएगा वर्तमान स्थिति को हार्ड डिस्क में सेव करना, तो एक का हो जाएगा सी। स्लिप का मतलब होता है आपका वर्तमान स्थिति को मेन मेमोरी में सेव करना, मतलब कि सी का हो जाएगा ए। और लॉग ऑफ मतलब होता है केवल वर्तमान यूजर के सेशन को बंद करना, मतलब हो जाएगा बी। तो हो जाएगा ए का सी, मतलब हो जाएगा कौन सा, ए का सी, 2 का ए और 3 का बी, मतलब हो जाएगा आंसर हमारा डी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जी। फैक्स मशीन किस प्रकार का डिवाइस है? केवल इनपुट, केवल आउटपुट, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब ऐसे केवल वाला पूछता है दिमाग लगाना, भाई ये तो इनपुट भी करेगा, हम जो डेटा भेजना चाह रहे हैं वो सामने वाले इधर से इनपुट करेंगे, सामने वाले उस कागज में निकल के आएगा तो आउटपुट भी होगा। तो इनपुट डिवाइस भी और आउटपुट डिवाइस भी, पर केवल लिखने के कारण ए और बी दोनों को हम लोग सेलेक्ट नहीं कर पा सकते, क्योंकि केवल लिखा है, उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 100वां प्रश्न का क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस प्रकार हमने टोटल 100 प्रश्न जो थे हमारे पूरे तरीके से हल कर लिए, ठीक है। 100 प्रश्न पूरी तरीके से सिस्टमेटिक हमारा हल हो गया है जी। और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है जी शेयर करें, हमें खुशी मिलती है। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं छात्रावास अधीक्षक के लिए, उनके लिए वस्तुनिष्ठ सॉल्व पेपर मार्केट में उपलब्ध है, परचेस करें, आराम से पढ़ें, सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी, आपको बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। और जो बच्चे पूरे लास्ट की वीडियो देख चुके हैं वो अपना आंसर मुझे मैसेज करेंगे, मैं पूरे कमेंट को देखूंगा, पढ़ूंगा, मैं सारे कमेंट देखता हूं, पढ़ता हूं, रिप्लाई करता हूं जी, ठीक है। आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने हमारे YouTube चैनल पर। फिर से मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद। Thank you.